ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, बार बार मेरे ऑडियंस का डिमांड आ रहा था कि शायद मैंने पास्ट एंड प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज को बंद तो नहीं कर दिया। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं इसको कभी बंद नहीं कर सकता क्योंकि सोशल साइंस समझने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। जब हम पास्ट के प्रिज्म से प्रेजेंट को और प्रेजेंट के प्रिज्म से पास्ट को देखते हैं, यानी अतीत के चश्मे से वर्तमान को और वर्तमान के चश्मे से अतीत को देखते हैं, तो उसका क्लियर अर्थ निकल कर आता है। जैसे अभी ईरान, इजराइल, हिजबुल्ला, हाउथी, हमास कन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया में चल रहा। आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर के बहुत सारे कवर दे रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से भी तरह तरह के समाचार सुन रहे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो पंपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस भी है, दोनों है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को पता करना मुश्किल हो जाता है और कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वो प्रेजेंट को तो जानते हैं लेकिन ये सिचुएशन आया कैसे उसको नहीं समझ पाते। उसमें ये हमारी सीरीज बहुत ही यूजफुल आपको सिद्ध होगी। आप पूरे को ध्यान लगाकर सुनिए और हो सकते हैं तो पेन और पेपर लेके नोट डाउन करने की कोशिश करें ताकि आपके दिमाग में उसी तरह का स्ट्रक्चर बन जाए। तो चलिए, अभी जो ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट हुआ है उसकी जड़ हम लोग खोजते हैं और देखते हैं कहाँ है। तो टाइटल जैसा कि आपको बताता है कि ईरान इजराइल संघर्ष, प्रथम विश्व युद्ध की विरासत, द रूट ऑफ द ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द स्टोरी नाउ माय स्टूडेंट्स। अब हम कहानी कहाँ से शुरू करें? तो चलिए हम आपको ले चलते हैं थोड़ा पीछे। देखिए, आप ये जो प्रथम विश्व युद्ध है उससे पहले मैं आपको एक एम्पायर से अवगत कराता हूं, जिसको आप आज टर्की देख रहे हो। एक बहुत बड़ा ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। उसके पास एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट था जो ईस्टर्न यूरोप में भी था, जो मतलब पूर्वी यूरोप में भी था, जो पश्चिम एशिया में भी था। तो यह जो ऑटोमन एम्पायर था वो एक सिक मैन ऑफ यूरोप का मरीज हो गया था और इतना बड़ा रियल एस्टेट लेके बैठा हुआ था, जिसका अभी आप एर्दोआन सुनते हो, रिसेप तैयब एर्दोआन, जो अभी फिर एक बड़ा ही प्रोमिनेंट फिगर के रूप में इमर्ज कर रहा है और पॉलिटिक्स में, वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में उसकी अच्छी खासी पैठ हो रही है। तो वह आप कह सकते हैं कि ही इज बियरिंग द लेगेसी ऑफ ऑटोमन एम्पायर। वो ऑटोमन एम्पायर की विरासत को ढो रहा है। तो हुआ क्या कि ये जो ऑटोमन एम्पायर है इसी का ये पूरा इलाका था, जिसको आज आप अरब क्षेत्र कहते हो और पश्चिम एशिया का रीजन कहते हो, एक्सेप्ट ईरान। ईरान एक अलग एम्पायर रहा है, ईरान का अपना एक अलग वजूद रहा है। आप अगर भारत में मध्यकाल का इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो मुगल के कॉन्टेम्प्ररी आप पर्शियन एम्पायर के बारे में पढ़ते हो। ये ईरान नाम 1935 से शुरू हुआ है, इससे पहले उसे पर्सिया कहा जाता था। तो कई बार दोनों नाम को स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जिस समय आपको पता चलेगा, जब हुमायूं यहाँ से भाग कर गया था तो वहाँ पर एक सफाविद एम्पायर हुआ करता था। शाह तहमास द फर्स्ट उसका रूलर था। तो उसने हुमायूं को शरण दी थी। तो वेस्ट एशिया के साथ और पर्शियन एम्पायर के साथ मुगलों का संबंध बहुत पहले रहा था। हालांकि मुगल सुन्नी थे, ऑटोमन सम्राट सुन्नी थे, यानी जो कैलिफ वे थे मुस्लिम वर्ल्ड के, और उज्बेक इंपेरर था, उज्बेक साम्राज्य का जो मुखिया था वह भी सुन्नी था। लेकिन बावजूद इसके मुगल को सुन्नी पावर से नहीं बल्कि शिया पावर के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट थे। चलिए, वो तो बहुत पीछे की घटना हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो वेस्ट एशिया का जो पूरा क्षेत्र है, आगे चलकर एक टर्किश डायनेस्टी था, जो जिसको आप ऑटोमन टर्क्स कहते हो, उसी ने पूरे पर कब्जा कर रखा था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन साम्राज्य सेंट्रल पावर के साथ लड़ रहा था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो पार्टी थे। एक एलाइड पावर था जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था। बाद में रूस निकल गया था तो यूएसए आ गया था। उसमें इटली भी था। टोटल 22 कंट्रीज थे, कॉलोनीज भी थे। और इधर जिसको आप सेंट्रल पावर कहते हो उसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, और उसको ऑटोमन साम्राज्य ने भी ज्वाइन कर लिया था। और साथ ही साथ एक और भी बुल्गारिया नामक कंट्री था, उसने ज्वाइन किया था।
तो खैर एनीवे माय पॉइंट इज कि जब ऑटोमन एम्पायर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रहा था तो ब्रिटेन, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के लोकेशन को देखो, ये पूरा का पूरा पश्चिम एशिया तो ऑटोमन एम्पायर का रीजन है। ये देखिए ये फारस की खाड़ी है, अरब क्षेत्र जो ओरिजिनल है वो यही है। जैसे यहाँ से आप शुरू करेंगे यमन है या सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया अरब क्षेत्र का न्यूक्लियस रीजन है। और यहीं से आप देखेंगे तो इसी जगह पर सऊदी अरेबिया में ही आपको मक्का और मदीना पड़ता है। ये पूरा का पूरा रीजन आप देख रहे हो, यह सब ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और सबसे बढ़कर यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर लाल सागर हुआ करता था और स्वेज कैनाल भी बन चुका था तब तक। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटेन का मेन रूट इंडिया के लिए यही रेड सी लाल सागर से होकर था, जो अरब सागर से वो इंडिया की तरफ आता था। तो ब्रिटेन को सबसे अधिक चिंता ऑटोमन एम्पायर की गतिविधि को लेकर थी कि कहीं हमें इंडिया जाने वाले रास्ते को ब्लॉक ना कर दे। और इंडिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था ब्रिटिश एम्पायर में, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने कहा कि चलो इस अरब क्षेत्र में जो अरब वाले हैं वो ओरिजिनल प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज अपने आप को मानते थे, वो तुर्क लोगों को असली मुसलमान नहीं मानते थे। तो जब चूंकि तुर्की का खलीफा अपने आप को मुस्लिम खलीफा घोषित किया हुआ था, तो बहुत सारे जो अरब के ऐसे बुद्धिजीवी थे वो मानते थे कि प्रॉफिट के वंशज हम हैं, मक्का से हम जुड़े रहे हैं, यानी पैगंबर के हम वंशज हैं, हम अरब वाले हैं, हम प्योर मुस्लिम्स हैं। और ये ऑटोमन खलीफा होने का दावा करता है, ये तो हमें मंजूर नहीं है। उसी समय हुआ करता था एक शरीफ हुसैन हुआ करते थे मक्का के, और मक्का पर शरीफ हुसैन का मतलब प्रभाव था, और मक्का के ग्रैंड शरीफ हुआ करते थे। तो वही हुसैन का एक बेटा फैसल था। तो ब्रिटेन के दिमाग में एक योजना बनी कि ऐसा करते हैं कि हम हुसैन और फैसल को अपने पक्ष में कर लेते हैं, और अपने पक्ष में करके, चूंकि वो पिता पुत्र काफी इन्फ्लुएंशियल है, अरब क्षेत्र में उसकी अच्छी पैठ है, तो हम उन दोनों को प्रोवोक करते हैं कि आप एक विद्रोह को भड़काओ। तो आप एक विद्रोह को भड़काओ, और उस विद्रोह को भड़काकर आप मतलब वी हैव टू एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम द रीजन, सॉरी वी हैव टू एक्सपेल द ऑटोमन टर्क्स फ्रॉम द रीजन। मतलब जब आप विद्रोह खड़ा करोगे तो ऑटोमन इंपेयर अपनी सेना आपके विद्रोह को दबाने के लिए भेजेगा, लेकिन आप चिंता मत करना, ब्रिटिश सेना तुरंत पहुंच जाएगी आपकी सहायता के लिए, और ये पूरे क्षेत्र को आजाद करवा देगी। ओके, और आप इंतजार करिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होते ही हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे, जिसमें पूरे अरब क्षेत्र को मिलाकर हम एक अरब नेशन बनाएंगे, और उस अरब नेशन का हेड हुसैन होंगे। तो हुसैन, उसका एक पुत्र फैसल, दूसरा पुत्र अब्दुल्ला, सब इस मुहिम में शामिल हो गए। और इसके बीच एक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी का नाम जानना आपके लिए आवश्यक है। वह ट्रीटी का नाम था, अब चलिए प्रथम विश्व युद्ध की विरासत जब हम कह रहे हैं तो इसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी हाउ द लेगेसी ऑफ द प्रथम विश्व युद्ध। तो मेरे जो इंग्लिश मीडियम वाले ऑडियंस होंगे, क्योंकि कई बार हिंदी मीडियम वाले ऑडियंस को पिछली बार शिकायत हो गई थी कि आप इंग्लिश में लिखते हो तो हम लोगों को दिक्कत होती है, तो आप हिंदी में ही लिखा करो। तो चलो कोई नहीं, मैं हिंदी में लिखता हूं, अपने इंग्लिश ऑडियंस को इंग्लिश में भी बोल दिया करूंगा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की विरासत का मतलब है लीगेसी। अब लीगेसी में क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो लीगेसी में आपको बताता हूं। जैसे देखिए, ये लेगेसी उनकी जो है, उसमें पहली लेगेसी में 1915 में एक संधि हुई, इसको कहते हैं हुसैन मैकमोहन समझौता। हुसैन मैकमोहन समझौता, यानी हुसैन मैकमोहन एग्रीमेंट, एंड दैट वाज साइंड इन 1915। ये 1915 में साइन हुआ। अब एक ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश की चालाकी, एक तरफ वो हुसैन और फैसल को एक माउथ वाटरिंग प्रपोजल दे रहे थे, मुंह में पानी आने वाला प्रस्ताव, और दूसरी तरफ उधर ब्रिटिश और फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव्स, एक का नाम था साइक्स, और जो ब्रिटिश थे मार्क साइक्स उनका नाम था, और दूसरे का नाम था फ्रैंकोइस, जो फ्रांस के थे, फ्रैंकोइस पिकट। तो मार्क
साइक्स और फ्रैंकोइस पिकॉट ये दोनों लंदन में बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे कि हमें एक्चुअल में क्या करना है, और इसको कहते हैं साइक्स पिकॉट समझौता। साइक्स पिकॉट समझौता। साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट भी 1915 में ही हुआ है। ये समझौता गुफ्तगू हो रहा था, और ये साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट में इन्होंने क्या समझौता किया, ये आपको सुनकर आश्चर्य होगा। इसमें इन्होंने तय किया कि ऐसा है कि वॉर के बाद हम इस रीजन को आपस में बांट लेंगे। अब देखिए, दोनों में टकराहट होनी है। एक तरफ आपने हुसैन, फैसल, अब्दुल्ला को सब्ज बाग दिखा दिया है, और अरब बालों में एक चेतना भर दी है राष्ट्र की कि आप को पूरे मिलाकर एक राष्ट्र बनेगा। दूसरी तरफ आप अपना उपनिवेश बनाने के चक्कर में हो, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो यहाँ आना ही आना है। तो सबसे तो ये कॉन्ट्रडिक्शन दोनों में आया है। अब चलिए तीसरा हम देखते हैं। अब यहाँ पर तीसरा मुद्दा आता है तीसरी संधि का, कि हम चलते हैं थोड़ा सा यहूदियों की ओर। एक समय था कि यहूदी रोमन एम्पायर के अंतर्गत हुआ करते थे, मतलब पहले पैलेस्टाइन क्षेत्र में ओरिजिनली बसे थे, और ऑटोमन एम्पायर ने उस पैलेस्टाइन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। फिर आगे चलकर उनको वहां पर परसिक्यूशन शुरू हुआ। उसकी एक बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस लंबी कहानी में मैं आपको ना उलझाऊं, क्योंकि यात्रा लंबी है, और कहानी अगर लंबी हो जाएगी तो फिर कथाओं से उपकथाएं निकलने लगेगी, फ्रॉम स्टोरी टू सब स्टोरी, एंड देन यू आर गेटिंग टू डाइवर्ट। और आप जानते हो कि मेरा प्रिंसिपल यह है कि आपका एक स्ट्रक्चर बने और एक अंडरस्टैंडिंग बने, तो इसलिए उसको जितना हम प्रिसाइज रखेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम अगर वर्टिकली ज़्यादा जाएंगे तो फिर आपको समस्या होगी। तो चलिए हम आपको हॉरिजेंटली ले चलते हैं, तो उसमें आपकी यात्रा सुगम हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि अब जैसे साइक्स पिकॉट समझौता है, तो ये समझौता हुआ। अब यहूदी है, यहूदी एक संप्रदाय था, अब्राहम उसके प्रॉफिट थे, और वो बसा हुआ था पैलेस्टाइन में। संयोग से वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। वहाँ उसको परसिक्यूशन हुआ। परसिक्यूशन मतलब एक तरह से, क्योंकि उसकी भी अपनी कहानी है क्यों हुआ। तो यहूदी इधर उधर बहुत सारे भागने लगे। थोड़ा बहुत वो फिलिस्टाइन में रहे, बाकी सब इधर उधर निकल गए। बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, यूरोप के बहुत सारे देशों में फैल गए। अब देखिए, यहूदियों के साथ शुरू में, जैसे यहूदियों की भी बड़ी करुण कहानी है। कई बार ऐसा लगता है कि बेचारे जो एंटीसेमिटिज्म के शिकार हुए, वो कैसे स्वयं जियोनिस्ट बन गए। ये तो कुछ उसी तरह की बात है कि आपने कोई मूवी देखी होगी जिसमें मूवी के फर्स्ट हाफ में एक हीरो रहा हो और जो सेकंड हाफ में विलेन बन जाए। अब यहूदी हर जगह पीड़ित हुए। पीड़ित होने की मतलब मेन कॉज यह था कि वो बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। जहां भी जाते थे वहां के लोकल बिजनेसमैन को वह निकाल देते थे, उस व्यापार से ही बाहर कर देते थे, और वहां पर उनका नेचुरली उनमें हुनर था। सो इट वॉज गोइंग टू इरिटेट द कैपिटलिस्ट क्लास ऑल ओवर यूरोप। तो जो उनके अपने अपने जो कैपिटलिस्ट क्लास थे, वो अपनी सरकारों पर दबाव डालती थी। इट वॉज क्रिएटिंग द प्रेशर कि भाई आप यहूदियों को यहाँ से भगाओ, नहीं तो हमें परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक तो यह फैक्टर काम कर रहा था। दूसरा फैक्टर यह था कि यह एक दुर्भाग्यजनक घटना थी। इट वॉज रियली वेरी सैड कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, उनको जब सूली पर चढ़ाई गई थी, जो जूडिया के रोमन गवर्नर ने चढ़ाई थी, तो उसमें उनको पकड़ कर ले जाने में कुछ यहूदी, कॉमन यहूदी तो उनको रेस्पेक्ट करते थे, उनमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुछ उसमें यहूदी प्रिस्ट थे जो उनको ले जाने में या रोमन गवर्नर के सामने कंप्लेन करने में अग्रिम भूमिका निभाई थी। तो क्या हुआ कि एक क्रिश्चियन लोगों में एक एंटी सेमिटिज्म इम्प्लॉयड आ गया। मतलब कहीं ना कहीं वह जीसस क्राइस्ट के इस घटना के लिए यहूदियों को थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिबल मानने लगे। इस कारण से भी एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ गया। तो ये चारों तरफ अब इनका जब डिस्क्रिमिनेशन होता, लेकिन ये तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, तो इनका एक बड़ा ही एक डायस्पोरा क्लास डेवलप कर गया। और डायस्पोरा क्लास डेवलप करने के बाद इनकी जो पहली बैठक हुई उसको कहते हैं जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस। 1897 में बर्लिन में इनका एक जियोनिस्ट
जियोनिस्ट कहते हैं यहूदीवाद को, जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस एक इन्होंने आयोजित किया। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म अगर आप कहेंगे तो हम कहेंगे ZOC। ये घटना है 1897 की, बर्लिन उसका हेडक्वार्टर था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इन्होंने अपना हेडक्वार्टर ला दिया लंदन में, और लंदन में हेडक्वार्टर लाए, और फिर वहां पर यहूदी लॉबी काफी सक्रिय हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बढ़ चढ़ कर इन्होंने ब्रिटेन की मदद की ताकि ब्रिटेन को हम ऑबलाइज कर सके, और ब्रिटिश सरकार को वास्तव में ऑबलाइज कर दिया। हिटलर का इरिटेशन का एक वजह ही अभी था। तो क्या था कि इन्होंने जब ऑबलाइज कर दिया ब्रिटिश सरकार को, तो फिर ब्रिटिश सरकार बहुत खुश हुई इससे। तब इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने एक मांग रख दी, कहा कि अब आप हमें वादा करिए कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में आप हमें एक राष्ट्र देंगे। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, आप इस टेक्निकलिटीज को समझिए। आज जो आप अरब क्षेत्र देख रहे हैं, और अरब क्षेत्र में जितने आप राष्ट्र देख रहे हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। पहले वो 3 ही क्षेत्र में थे, एक तरह से आप कहेंगे तो एक क्षेत्र था इराक का, और एक क्षेत्र था ग्रेटर सीरिया का। ग्रेटर सीरिया, बड़ा सा सीरिया था, अल शाम भी उसको बोलते थे। और एक क्षेत्र था टोटल, वहां पर आप मान के चलिए कि एक तो ईरान तो अलग था, वो तो अरब क्षेत्र में थे ही नहीं, तो एक इराक का क्षेत्र था, एक ग्रेटर सीरिया का क्षेत्र था, है ना। और एक क्षेत्र हमारे विचार से दैट वो जो बाद में सऊदी अरेबिया हुआ है, वो हिजाज का रीजन रहा होगा, हिजाज। तो जो ग्रेटर सीरिया है ना, उससे बहुत चीज निकल के, बहुत सारे राज्य निकल के आ रहे थे। इस ग्रेटर सीरिया से आपको निकल कर आ रहा था ग्रेटर सीरिया से, तो पहला तो सीरिया, जो छोटा सीरिया है वो, दूसरा ग्रेटर सीरिया से लेबनान, और तीसरा इससे जॉर्डन, और चौथा इससे फिलिस्तीनी। और इसी फिलिस्तीनी क्षेत्र में उन्होंने इजराइल बनाया। अब आप ही बताइए कि इजराइल आप उस ग्रेटर सीरिया से बना रहे हैं, जिस ग्रेटर सीरिया का वादा, मतलब आप यहूदियों को राष्ट्र वहां बनाने के लिए फिलिस्तीनी में कह रहे हैं, जो ग्रेटर सीरिया का पार्ट है, और जो ग्रेटर सीरिया है उसका हेड बनाने का वादा आप ऑलरेडी हुसैन के साथ कर चुके। तो 2 वादा खिलाफी तो आप कर चुके हो। अब आप किसके साथ धोखा करोगे, ये आप पर डिपेंड करता है, और ये कितना डेंजरस गेम आप खेल रहे हो। तो 2 तो आपने ऑलरेडी गलत कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि 1917 में एक बाल्फोर घोषणा ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाई। ब्रिटेन का एक फॉरेन सेक्रेटरी था जिसका नाम था बाल्फोर। उसने बाल्फोर घोषणा 1917 में लाई, और भी बड़े ओपनली ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट में उसने कहा 1917 में कि देखिए, फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक यहूदियों को राष्ट्र देने के लिए हम समर्पित हैं। अब किसको किसको आप क्या दोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद? और आप जो इतनी बड़ी उलझन पैदा कर रहे हो, तो ये उलझन आगे चलकर आप सुलझा पाओगे? कितनी बड़ी समस्याएं पैदा करोगे? दैट इज द लेगेसी ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अब इन सब में ईरान कहाँ है, बिकॉज ईरान तो एक अलग कंट्री है। तो चलो हम ईरान की बात करते हैं। अब चलिए, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर घटित हुआ। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, तब तक क्या हुआ कि आप जानते हो कि हुसैन और फैसल अब्दुल्ला सभी सक्रिय थे।
तो जब सभी सक्रिय थे तो सबने अपना अपना निर्णय लेना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटिश सेना पहुंची, ऑटोमन साम्राज्य को पीछे हटना पड़ा, हुसैन और फैसल ने बड़ी बहादुरी दिखाई और अरब क्षेत्र स्वतंत्र हो गया। तो आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट स्टेप हैज टू बी टेकन बाय फैसल, बिकॉज फैसल वाज ऑलरेडी वेरी इंथुजियास्टिक फॉर द प्रोजेक्ट तो अब फैसल ने क्या किया कि जाके अपना वो अल साम जिसको आप कहते हो ग्रेटर सीरिया उस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करके वो समझ लिया कि मैं यहाँ का शासक हूँ। अब तो ब्रिटेन और फ्रांस की आंखें चमकने लगी, क्योंकि उधर साइक्स पिकोट का समझौता हुआ पड़ा था कि भाई ये तो हमें ये क्षेत्र लेना है। तो अब ये मामला आया पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में। अब इससे एक दूसरी उपकथा निकलेगी जहां मैं जानना नहीं चाहता, मैं आपको परिचय कराना चाहता। अगर मेरे पाठक प्रबुद्ध हैं और मेरे ऑडियंस भी प्रबुद्ध हैं तो उनको पता होगा शायद कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्योंकि के बाद जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले जो 3 बड़े व्यक्तित्व थे, उसमें सबसे बड़े व्यक्तित्व थे अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन कुछ एक अमेरिकी आदर्शवाद को वहां पर आरोपित करना चाहते थे, अमेरिकन आइडियलिज्म। और जब देखा कि अरे ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर तो अरब क्षेत्र को बांटने वाले हैं और एक तरफ ये यूरोप के जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, अल्पसंख्यक समूह हैं, उसे आत्मनिर्णय का अधिकार दे रहे थे, तो इन्होंने कहा कि देखिए हमारी आंखों के सामने तो यह बंदर बांट नहीं चलेगा। आप लोग अगर चाहते हो उपनिवेश की तरफ, उससे मतलब ऑटोमन साम्राज्य का उपनिवेश छीनकर हम लोग आपस में बांट ले, तो ये मेरी आंख के नीचे तो कम से कम नहीं होगा। इस पाप का भागी तो मैं नहीं बनूंगा, इसमें अमेरिकन की भी छवि खराब होगी। तो फिर इन्होंने कहा तो फिर रास्ता क्या है, तो उन्होंने क्या किया कि बीच का रास्ता निकाल दिया। जैसे उसी समय आपको पता होगा कि एक संस्था बनी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, वो शांति संस्था थी, इट वाज कॉल्ड लीग ऑफ नेशंस। और वो जो लीग ऑफ नेशंस है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बनाया गया था। तो उसी में एक क्लॉज दिया गया था, उस क्लॉज को बोलते हैं मैंडेट प्रणाली। मैंडेट प्रणाली मतलब है तो ये एक तरफ से उपनिवेशवाद ही, लेकिन मैंडेट प्रणाली डायरेक्ट उपनिवेशवाद को न अपनाकर इट वाज जस्ट अ क्लॉथ ऑन colonialism. It just tried to cover colonialism with some cloth. मतलब इसने उपनिवेशवाद को कोई ना कोई कपड़े से ढकना चाहा कि वो डायरेक्ट और नंगा ना दिखे। तो इन्होंने क्या बीच का रास्ता निकाला, तो इन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि ऐसा है कि हम मैंडेट प्रणाली के तहत हम इसको डिफरेंट रीजन्स में बांट लेते हैं, मतलब सॉरी नॉट बांट लेते हैं, मतलब उनका ये कहना था कि देखिए भाई ये कॉलोनी आजाद तो हुए हैं ऑटोमन साम्राज्य से, लेकिन बेचारे अपने पांव पर खड़ा होने में अभी असमर्थ हैं, इनको खुद अपने आप को संचालित करने की योग्यता नहीं है। तो ऐसा करते हैं तब तक इनको एक संरक्षण में, मैंडेट का मतलब हुआ संरक्षण, तो उनका कहना है कि तब तक इनको हम एक संरक्षण प्रणाली में डाल देते हैं और यह ब्रिटेन और फ्रांस के संरक्षण में रहेंगे और ब्रिटेन और फ्रांस के संरक्षण में रहकर यह काम करेंगे। और जिसी समय ये अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे उसी समय इनको आजाद कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर इस संरक्षण से फ्री कर दिया जाएगा, मतलब दे विल बी फ्री फ्रॉम दिस पैटर्नेज। तो ये पैटर्नेज उनकी भलाई के लिए। अब देखिए उपनिवेशवाद को एक चादर से ढकने की कोशिश की गई। अब इसी क्रम में आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये जो मैप है इस मैप पर नजर डालिए। अब ये जो रीजन आप देख रहे हो ये तो चलिए इंडिपेंडेंट रीजन है, दैट विल बी अ रीजन ऑफ हिजाज। ये जैसे ये हुआ आपका फ्रेंच मैंडेट। तो जो सीरिया है तो सीरिया और लेबनान का फ्रेंच मैंडेट है, और सीरिया जो ग्रेटर सीरिया है उसे पैलेस्टाइन रीजन निकाल दिया गया, उससे पैलेस्टाइन रीजन निकाल दिया गया और ब्रिटिश मैंडेट ऑन पैलेस्टाइन दे दिया गया। और ये इंडिपेंडेंट सऊदी अरेबिया का रीजन है और एक जॉर्डन के रीजन को अब्दुल्ला के अंतर्गत रख दिया गया, मतलब सबको जहां तहां कर दिया गया। और इराक, मतलब कुल मिलाकर आप जानिए इराक और फिलिस्तीनी क्षेत्र, अब ग्रेटर सीरिया बट गया है, जॉर्डन अलग हो गया है, फिलिस्तीनी अलग हो गया है, ओके। उसके बाद उसे लेबनान अलग हो गया है और सीरिया अलग हो गया है। तो एक तरफ सीरिया माने छोटा सीरिया, तो छोटा सीरिया और लेबनान ये रख दिया गया फ्रांस के संरक्षण। और इराक में कहने के लिए फैसल है,
लेकिन वो रख दिया गया ब्रिटेन के संरक्षण में। फिलिस्तीनी क्षेत्र को रख दिया गया कंप्लीट ब्रिटेन के संरक्षण में। और उसके अलावा जो एक हिजाज का रीजन था उसका शासक बनाया गया हुसैन को, ही शरीफ हुसैन को। लेकिन हुसैन ब्रिटिश के इशारे पर ही काम करता। जॉर्डन का शासक बनाया गया अब्दुल्ला को, वह भी एक तरह से ब्रिटिश इशारे में ही काम करता। तो कुल मिलाकर अरब क्षेत्र में ब्रिटिश और फ्रेंच आकर जम गए। अब जाहिर है कि द आइडिया ऑफ अरब नेशनलिज्म वाज थ्वार्टेड इन द वेरी बिगिनिंग। मतलब पश्चिमी शक्तियों ने अरब वालों को छेड़ दिया, उनके स्वाभिमान को धक्का पहुंचाया, उनको चोट पहुंचाया, उनके साथ गलत वायदे किए, उनके साथ विश्वासघात किया। तो यहां तो ये हो गया। अब उधर से जो यहूदी लॉबी हैं वो ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल रहे कि क्या हुआ, तेरा वादा, तुमने तो वादा किया था कि हमें अब फिलिस्तीनी में एक राष्ट्र दिलवाओगे। तो ब्रिटिश ने उसकी तैयारी शुरू कर दी और क्या किया कि बड़े आराम से उन्होंने फिलिस्तीनी क्षेत्र को खोल दिया यहूदियों को बसने के लिए। वैसे यहूदी पहले भी आकर लगभग 30,000 यहूदी पहले भी बस चुके थे। तो अब यहूदियों को बसने के लिए उसने प्रोत्साहित किया, सिचुएशन क्रिएट किया ब्रिटेन ने, यहूदी लैंड खरीदने लगे और बसने लगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1930 के दशक में अच्छी खासी यहूदी संख्या में बस गए। एंड व्हेनेवर देयर पॉपुलेशन came into the status of few and far between, then it became an alarming issue for Palestine, और not simply Palestine but whole अरब, क्योंकि बेचारे फिलिस्तीनी लोग तो कमजोर थे। मुख्य मुद्दा अरब लोगों के स्वाभिमान को धक्का पहुंचा। ये ब्रिटिश ने क्या कर डाला, यहां फिलिस्तीनी लोगों को आके बसा दिया। अब ब्रिटेन पर इल्जाम, मतलब इल्जाम क्या, ब्रिटेन को चार्ज किया। अरब देश नाराज हो गए, और जब ब्रिटेन से अरब देश नाराज हो गए तो अब ब्रिटेन को भी थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ। डिफेंसिव होने की वजह यह थी कि ब्रिटेन का पूरा जो अरब क्षेत्र और वेस्ट एशिया देखते हो, जहां आज संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व है और चीन उसमें पैठ बनाना चाहता है, एक समय था कि उस पूरी क्षेत्र पर सुपर पावर ब्रिटेन का वर्चस्व था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटेन का पतन हुआ तो धीरे धीरे कैसे यूएसए वहां छाता जाएगा वह भी मैं आपको बताऊंगा। उस समय तक बहुत सारे अरब राष्ट्र पैदा नहीं हुए थे। कुवैत पैदा नहीं हुआ था, यूएई पैदा नहीं हुआ था, तो आपको बहुत सारे, ओमान पैदा नहीं हुआ था, कतर पैदा नहीं हुआ था। ये सब ग्रेजुअली धीरे धीरे पैदा होते गए। तो इस तरह से आप देखते हो कि ये पूरे अरब क्षेत्र को फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो गया। इधर फिलिस्तीन को बसा दिया गया। फिलिस्तीन के मुद्दे ने जोर पकड़ा तो ब्रिटेन फिलिस्तीन को खाली करके निकल लिए 1947 में, और उन्होंने ये मामला यूएनओ में डाल दिया। अब यूएनओ ने जो पंचायत की 1947 में, वो बहुत आपत्तिजनक पंचायत थी। वो पंचायत यह थी कि भाई इस फिलिस्तीनी और जो यहूदी क्षेत्र है, इसको दो भागों में बांट दिया जाए और दोनों में अलग अलग स्टेट स्थापित कर दिया जाए। द 2 स्टेट सिस्टम इज द एक्चुअल सोल्यूशन। अब जो अरब कंट्रीज है वो नाराज हो गए, और नाराज होकर उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, फिलिस्तीन इस राष्ट्र को कबूल नहीं करेंगे, यह अनजस्ट है। इजराइल को तो जो मिल रहा था, इजराइल उस पर खुश हो रहा था, उसने तो अपना नेशन बना भी लिया, उसको स्वीकृति भी दिलवा ली, सारा फॉर्मेलिटी उसकी पूरी हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि इधर अरब रीजन इतने नाराज हो चुके थे कि अरब वालों ने 1948 में इजराइल पर हमला किया। अब एक छोटा सा यहूदी राष्ट्र, बहुत कम जनसंख्या उसकी, लेकिन उसके पास अमेरिकन वेपन्स आ चुके थे। अमेरिकन वेपन्स की बदौलत उन्होंने एक क्रशिंग डिफीट अरब राष्ट्रों को दी। अरब राष्ट्रों को एक तरह से उन्होंने पीछे हटा दिया। ये बड़ी चौंका देने वाली घटना थी कि ऐसा कैसे संभव हुआ। और उसके बाद जो पहला नकबा उसी समय हुआ है, नकबा जिसमें कि एक बहुत बड़ी, मतलब फिलिस्तीनी जनसंख्या वहां से माइग्रेट करके अलग अलग देशों में चली गई, क्योंकि अब वहां से उनका आउट माइग्रेशन हुआ। पहला आउट माइग्रेशन वही हुआ। और जिसी समय, और यही तो यहूदी चाहते थे कि वे फिलिस्तीनियों के यहाँ से आउट माइग्रेशन हो जाए और पूरा का पूरा एरिया हमारा हो जाए। उस समय से पूरी प्लानिंग उनकी उसी तरफ थी। अब यहाँ पर देखिए, हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं,
तो वो जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो कई सवालात उनके दिमाग में आते होंगे, और बहुत ही नेचुरल है। एक तो यह, यहूदी एक पिरिस जाति थी और एक पिरिस नस्ल था, तो फिर यहूदी संप्रदाय था, उसको यूरोप में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और जो हिटलर ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले किया, इट वॉज द क्वाइट टेरेबल एंड हॉरिफाइंग। तो उनको अगर जस्टिस मिला, अगर उनको एक नेशन मिला, तो पैलेस्टाइन मान जाते, रहने देते उनको। देखिए माय स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग लगभग 2000 ईयर्स बैक जगह को छोड़ चुके, वो अगर फिर उस जगह पर लौटना चाहे तो पूरी दुनिया माइग्रेशन और काउंटर माइग्रेशन पर ही टिकी हुई है। ओरिजिनली कौन कहां था, वो अगर वहां लौटने लगे, मुगल्स अगर कजाकिस्तान में लौटने लगे, उसी तरह से टर्क्स अगर सेंट्रल एशिया में लौटने लगे, सो दैट वाज गोइंग टू डिस्टर्ब द सेटल्ड पॉपुलेशन देयर। ऐसा नहीं होता है, यह हिस्टोरिकल जस्टिस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि देखिए आज क्या है, आज यह है नौबत कि आज लैंड की इतनी कमी हो गई है कि हर आदमी कोठी बनाकर नहीं रह सकता। तो कोठी बनाकर नहीं रह सकता तो फ्लैट से काम चलाए। एक कोठी में 4-5 फ्लैट बने एक कोठी की जगह पर, और सब उसमें 4 to 5 फैमिली रहे। यही तो सोल्यूशन है, यही तो होता है बड़े बड़े सिटीज में। कितने लोगों को अपनी कोठी हो पाती है? तो हमें पृथक नेशन चाहिए, उसकी जगह हमें रहने की एक सुरक्षित जगह चाहिए, और हमारे साथ जस्टिस चाहिए। तो यूरोपियन कंट्रीज में जब यहूदी थे, उन्होंने उनके साथ इक्वल बिहेवियर क्यों नहीं किया? अगर यहूदियों को अपने राष्ट्र का नागरिक सिटीजन बनाकर रखे होते, तो आज यहूदी को अपना नेशन की तरफ लौटने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात है, यहूदी अगर पैलेस्टाइन में बस गए, तो इंडिया तो इतना बड़ा नेशन है। इंडिया आप समझिए तो दुनिया का 3rd सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है। यह दुर्भाग्य रहा इंडिया का, और ये मुस्लिम लीग की अपॉर्चुनिस्ट पॉलिसी रही, और कहीं ना कहीं उस समय के लीडरशिप का भी कुछ फेलियर रहा कि पार्टीशन इंडिया का हुआ। लेकिन अगर एक बार इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो जितने मुस्लिम यहां से पाकिस्तान गए, उससे थोड़ा ही कम मुसलमान इंडिया में स्टे किया, और आज हमारे वो बोनाफाइड सिटीजन हैं, उनके साथ हमारा इक्वल बिहेवियर है। आज सेपरेटिज्म के कंटेक्स्ट में कोई नहीं सोचता। तो हमें यह कहना है कि पैलेस्टाइन के साथ यहूदी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस भी तो कर सकते थे। हाँ, आपके मन में एक दूसरा सवाल होगा, आप पूछेंगे, उससे पहले मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आपके मन में सवाल यह होगा कि पैलेस्टाइन नहीं रहने देते, अरब वाले नहीं रहने देते, तो रेजिस्ट करते। उनके पास पावर था, वेपन्स था, वो रेजिस्ट करते, लेकिन रेजिस्ट करके अलग नेशन नहीं मानते। नंबर 1। नंबर 2, खैर चलिए, 2 नेशन सोल्यूशन भी हम 1 मिनट के लिए मान लिया, हो गया, दे दिया। तो अब जितना यूएनओ दिया उस पर वो क्यों नहीं रह गए? अब यहूदियों को उन्होंने एक घेटो में क्यों डाल दिया है? गाजा और वेस्ट बैंक, एक इंसान वहां जा नहीं सकता, मौत के तांडव होते, ऐसा क्यों? मतलब अन्याय के प्रतिकार का मतलब अन्याय करना नहीं है। दिस इज नॉट हिस्टोरिकल जस्टिस। हम पर किसी ने जुल्म कभी ढाया था तो हम किसी और पर जुल्म ढा दे, दैट इज नॉट जस्टिफाइड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री इस बात के लिए अलाउ नहीं करता है। तो खैर चलिए, तो ये जरूरी नहीं कि आप हमारे विचार से एग्री हों, लेकिन हम अपना पक्ष आपके सामने रखना चाहेंगे कि इसमें यहूदियों की क्या गलती है। उनको अभिलाषा लाने की इच्छा, लेकिन अभिलाषा महत्वाकांक्षा में नहीं बदलनी चाहिए कि पूरा का पूरा रीजन वेस्ट बैंक हमारा हो, गाजा हमारा हो। अभी क्या है, गाजा को उसने 2 पार्ट में बांटकर सीधा वहां से वो गैलरी निकाल रहे हैं भूमध्य सागर की तरफ, और उनका एक ही मकसद है कि हम चारों तरफ से वेपन्स को रोक सकें। और लेकिन जब तक आप वहां पर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नहीं देंगे, मैं यह भी बताऊंगा कि आखिर 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, तो हमास ने जो टेररिस्ट घटना की, उसको वो निंदनीय था। टेररिज्म किसी भी फॉर्म में निंदनीय है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।
लेकिन क्या जो यहूदियों की पॉलिसी है, जो इजराइल की पॉलिसी पैलेस्टाइन के प्रति, इज इट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ जस्टिफिकेशन? हम उस पर भी आते हैं, आपको लास्ट तक वर्तमान तक लाएंगे, एंड बॉल विल बी इन योर कोर्ट, यू विल डू जस्टिस। तो कहानी आगे बढ़ गया, ये दो राष्ट्र का गठन हो गया, और दो राष्ट्र नहीं मतलब इजराइल, हाँ, यूएनओ वर्डिक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ इजराइल, यानी इजराइल का फॉर्मेशन हो गया 1948 में। यह एक जियोनिस्ट स्टेट, आप कह सकते हो कि इट वाज रिलीजियस, इट वाज एन स्टेट फॉर्म्ड इन द नेम ऑफ रिलीजियन। मतलब इसने अपना पॉलिथिस्टिक कैरेक्टर नहीं माना, इसके अंतर्गत रहने वाले जो यहूदी पैलेस्टाइन जनसंख्या थी उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया, इसने अपने आप को एक यहूदी राष्ट्र घोषित किया। अब ये बात यहां से आगे बढ़ी, अब देखिए सीन पर क्या होगा। तो अब इसी बीच मैं आपको बताना चाहता कि अरब क्षेत्र में धीरे धीरे जो पश्चिमी शक्तियां हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और अरब क्षेत्र में पश्चिमी शक्तियों का इंटरेस्ट बढ़ने की वजह क्या थी? एक तो उनका लोकेशन भी बढ़िया था, दैट वाज द गुड लोकेशन, यू कैन से। इन वेस्ट एशिया यूरोप की तरफ जाता था, वहाँ से एयर रूट भी बहुत बेहतर ढंग से खुलता था, वहाँ के उनके पास गुड्स भी थे, लेकिन जो सबसे अट्रैक्शन का विषय था वो था आयल, तेल आयल। यानी आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे सऊदी अरेबिया में, जिसको हिजाज आप कहते हो, पहले उसका नाम हिजाज था, बाद में वहाँ से हुसैन के अगेंस्ट में जो शरीफ हुसैन है उसके अगेंस्ट में डिसकंटेंटमेंट हुआ, और फिर अल सऊद नामक नेता का उद्भव हुआ, और 1932 में उसका नाम बन गया सऊदी अरेबिया, और 1938 से में सऊदी अरेबिया में तेल का उत्पादन होने लगा। तो आप देखेंगे इराक, ईरान, सऊदी अरब, और एक कर देते हैं मिस्र। देखिए मिस्र में तेल का भंडार नहीं था, मिस्र के पास तेल का रिसोर्स नहीं था, तेल का रिसोर्स था इराक, ईरान और सऊदी अरेबिया। अब जो अरब क्षेत्र में छेड़ने का काम करेगा माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वो अरब क्षेत्र में छेड़ने का काम करेगा तेल साम्राज्यवाद, तेल साम्राज्यवाद। इसको कहते हैं आयल इंपेलिज्म। ये आयल इंपेलिज्म क्या है कि देखिए, अब इराक के पास तेल का भंडार था, ईरान के पास तेल का भंडार था, सऊदी अरब के पास था, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। वही हिजाज सऊदी अरब का, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। अब इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, मिस्र में तेल का उत्पादन नहीं था, लेकिन फिर भी पश्चिमी शक्तियों का ध्यान मिस्र पर दो कारण से था। एक तो उसका लोकेशन बहुत अच्छा था, सुएज कैनाल वहां से गुजर रहा था, तो सुएज कैनाल ने उसके वैल्यू को बढ़ा दिया था। दूसरी बात है कि मिस्र में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, तो ब्रिटेन का दिलचस्पी मिस्र में था, और फ्रांस की दिलचस्पी सीरिया और लेबनान में था, और इराक, ईरान और सऊदी अरब में सारे पश्चिमी देशों की दिलचस्पी थी, विशेषकर ब्रिटेन का। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका सऊदी अरब में धीरे धीरे पैठ बना रहा था, लेकिन वह ब्रिटेन के पूरी पश्चिम एशिया या अरब क्षेत्र के दायित्व को नहीं लेना चाहता था। वो जानता था कि वो ब्रिटेन का इलाका है, उसमें हमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। केवल सऊदी अरेबिया में उसने अपनी पैठ बनाई, उसमें बहुत सारी तेल कंपनियां बनी, क्योंकि देखिए इनके पास तेल भंडार था, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तेल की। ओके, तो तेल निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, और पश्चिम के जो देश थे उनको, अब चूंकि देखिए, अब पहले क्या था कि पहले जैसे स्टीम इंजन होता था, तो स्टीम इंजन में कोयला, जो कोल है, वो ईंधन का काम करता था। लेकिन जिसको आप मोटर वाहन कहते हैं,
वो मोटर वाहन के विकास के बाद बहुत सारे जो शिप भी हैं, वो शिप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में 1911 में पहली बार ब्रिटेन ने अपने एक शिप को स्टीम इंजन से इंटरनल कंबस्टन इंजन, उसको कहते हैं अंतर्दहन इंजन, तो अंतर्दहन इंजन उसके इफिशियंसी को बढ़ा देती है। अब देखिए प्लेन्स भी उसी थियरी पर चलेगा, मोटर भी उसी थियरी पर चलेंगे, अब ट्रेन भी उसी थियरी पर आगे चलने लगेंगे। तो उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे जो कोयला है वो कोयले का इंपॉर्टेंस कम होता जाएगा और हाइड्रोकार्बन का इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा। और चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा प्रगति कर रही थी पश्चिमी देशों में, तो अब उनके उद्योगों में चाहिए था अंतर्दहन इंजन के लिए ईंधन, और उसके लिए उनको चाहिए था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उन्होंने क्या किया कि अपनी अपनी कंपनी बना ली उनके साथ, इन देशों के साथ मिलकर, और इनके जो ऑयल सोर्स थे उसको एक्सट्रैक्ट करने लगे। उनका जो तेल भंडार था वो तेल भंडार का मतलब तेल निकालने आप कह सकते हो उसकी रिफाइनिंग करने लगे। सो दे हैव जस्ट डन द रिफाइनिंग वर्क, द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड रिफाइनिंग इट। तो इसमें इनके पास टेक्नोलॉजी थी। तो अब क्या हुआ कि यहीं पर डिफरेंसेस होना शुरू होगा। अब जैसे देखिए सऊदी अरेबिया में आरामको कंपनी थी, उसके बाद एक स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी थी, ब्रिटेन ने एक बनाई थी कंपनी, उसको एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी बोलते थे। इराक ने एक टर्की बगदाद कंपनी करके कुछ बनाई थी जिसमें शायद टर्की का इन्वेस्टमेंट था, और जर्मन कंपनी थी जो इराक में तेल को खोदने का काम कर रही थी। इस तरह से अलग अलग कंपनियां थी। तो अब क्या है कि ये जो कंपनी यूरोपियन कंपनी जाते थे वो थोड़ी चालाकी करने लगे। अब उनकी चालाकी क्या थी, दो तरह से चालाकी करते थे। एक तो जो तेल का प्रोडक्शन होता था उसमें खास के ब्रिटेन ज्यादा अंश खुद ले लेता था, और एक मान लीजिए आप अगर, उस समय तो बहुत कम है रेट, लेकिन मान लीजिए अगर $10 पर बैरल है, तो उनकी कोशिश होगी कि हम उसमें $7 हम ले लें और $3 जो होस्ट कंट्री है उसको दें। तो ये बात धीरे 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 चुभने लगी जो तेल उत्पादक कंपनी है। और दूसरी बात यह थी कि इन्होंने एक और दूसरी चालाकी भी करनी शुरू कर दी। एक्चुअली दे आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ ऑयल दे मेड अ ग्रेटर रिजर्व। मतलब वो क्या करते थे कि तेल तो उत्पादन करके और बहुत भंडारण करके रख देते थे, और बड़ी तेजी से उत्पादन करके भंडारण करके रख देते थे ताकि हम मार्केट में सप्लाई को बना के रखें। और चूंकि ज्यादातर खपत वो स्वयं अपने लिए करते थे तो चाहते थे कि ऑयल की कीमत बढ़े नहीं। इस पर जो वेस्टर्न जो धीरे धीरे अरब कंट्रीज है और पश्चिम एशिया की जो कंट्रीज हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उनको आपत्ति होने लगी। अब देखिए अब होगा ईरान से मतभेद। चलिए ईरान में चलते हैं। तो देखिए ईरान का अपना एक अलग हिस्ट्री है। जैसे ये जितने भी क्षेत्र निकल कर आए हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारे क्षेत्र कहीं ना कहीं ये बेसिकली ये हिस्सा रहे हैं ऑटोमन साम्राज्य की, जिसको आप उसमें इजिप्ट भी वहीं से निकला है। पहले सूडान भी था, एक कभी लीबिया सूडान भी हुआ करता था जब बहुत पहले ऑटोमन एम्पायर जब नॉर्दर्न अफ्रीका में जो फैला हुआ था। नहीं तो बाद में तो फिर ये सब तो पहले ही स्वतंत्र हो गए। लेकिन ये अरब क्षेत्र जो बाकी स्वतंत्र हुए हैं इनके स्वतंत्र होने की कहानी वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद है। और लेकिन जो ईरानी एम्पायर है वो ईरानी साम्राज्य उतना ही ओरिजिनल है जितना ऑटोमन साम्राज्य। मतलब वो पहले से ही ईरान अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखा हुआ था। अब जैसे ये ईरान है, यह एक बड़ा सा कंट्री था, पावरफुल कंट्री था, और यह एक इसका अपना एक अलग वजूद था। तो पहले यहां पर मैंने आपको बताया कि मुगलों के समय सफाविद वंश काम कर रहा था, तो सफाविद वंश बहुत समय तक शासन करते रहा। उसके बाद एक कजर वंश है, तो कजर वंश ने 1925 तक शासन किया। तो जब सफाविद रूलर्स हुआ करते थे तो देखिए बाकी जो देश हैं यहां पर वो अधिक वो देश सुन्नी थे, सुन्नी मुसलमान थे, और ईरान शिया था। और अभी से नहीं, शुरू से ही, क्योंकि ईरान में जो सियाइज्म का जो इस्लाम में जो जन्म हुआ, जब खलीफा जो अली है उनकी परंपरा को मानने वाले जो मुसलमान हुए, तो उसका केंद्र शुरू से ही ईरान रहा।
और फिर बाद में जो सफाविद रूलर हुए तो थोड़ा सा सुन्नी से शिया में थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्सी ज्यादा था। तो वो जो सफाविद जो शासक हुए उन्होंने शिया क्लरिक्स मतलब पुरोहित है, प्रिस्ट क्लास है, तो शिया क्लरिक्स को या उसके पुरोहित को वो संरक्षण देते थे और प्रशासन में वहां पर शिया जो प्रिस्ट क्लास है उसका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था और ईरान में उनका सफाविद के समय बहुत ऊंची जगह थी। फिर जब कजर आए तो कजर ने भी कहीं ना कहीं शिया क्लरिक्स को आगे बढ़ाया। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे 1905-6 तक जाकर दो तरह, एक तरह से तो अब ईरान में धीरे धीरे अभी तो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन नहीं शुरू हुआ है, लेकिन ईरान में धीरे धीरे समृद्धि भी तो है ही, एक बड़ा सा देश है, तो वहां पर पश्चिमी हस्तक्षेप भी हो रहा है वेस्टर्न पावर्स का, तो ये भी समस्या है। तो धीरे धीरे जो पश्चिमी देश जब ईरान में हस्तक्षेप करते थे तो उनके विरोध में पहले खड़े हुए शिया प्रिस्ट और कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर शिया प्रिस्ट ने गठबंधन बना लिया और 1905-6 में उन्होंने एक संविधान रखा, कॉन्स्टिट्यूशन, कहा कि देखिए ईरान में जो मोनार्क हैं, जो भी शासक हैं, वह जनता की इच्छा से शासन करेंगे और यहां जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, दैट विल लाई अमॉन्ग द पीपल, ये संप्रभुता जनता में निवास करेगी। तो इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने वहां पर एक संविधानवाद लाने की कोशिश की और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह संविधानवाद शिया प्रिस्ट क्लास और ट्रेडिंग क्लास की तरफ से आया। खैर चलिए, कजर वंश चल रहा था। 1925 में 1925 में एक रेजा खान नामक मिलिट्री कमांडर था। वो रेजा खान मिलिट्री कमांडर ने तख्ता पलट कर दिया सरकार का और ये पहलवी वंश का था, है ना, ये कहलाया पहलवी। अब यही जो रेजा खान था वह रेजा शाह पहलवी के नाम से ईरान का शासक बन गया। तो चलिए मैं आपको इस डायग्राम में लाता हूं तो फिर आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ईरान 1925 में रेजा शाह पहलवी का शासन स्थापित। अब देखिए ये जो पहलवी लोग थे ये शिया प्रिस्ट क्लास के ताकत को कतरने लगे। ये इनका सेकुलर अप्रोच था। इन्होंने शिया जो प्रिस्ट क्लास है उसको दूर रखा, कहा कि भाई आप दूर रहो, और एक तरह से उसी समय इनके समय पेट्रोलियम का प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो अब पेट्रोलियम से धन आने लगा तो इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना शुरू किया, आर्थिक सुधार करना शुरू किया, शिक्षा में सुधार करना शुरू किया, एक तरह से सेकुलर एजुकेशन को बढ़ावा दिया और हर तरह से यह चीजों को आगे बढ़ाने लगे और मॉडर्नाइज करने लगे ईरान को। तो रजा शाह पहलवी ने यह काम किया। अब देखिए घटना हुई, फिर देखिए पश्चिमी देशों की छेड़खानी। अब ये सब कुछ ठीक जा रहा था। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। 1943 की घटना है। ईरान का अगर आप लोकेशन देखोगे तो ईरान का लोकेशन ऐसा था कि जैसे, अब मैं आपको बताऊं कि ये आपको मैं दिखा रहा हूं, जैसे उधर तो आपको नहीं दिखेगा, जैसे आपको अगर रशिया जाना है, क्योंकि आप जानते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे सोवियत रशिया के साथ अब धीरे धीरे एक ज्वाइंट मोर्चा पश्चिमी देशों का बना। जब जर्मनी ने हमला किया तो सोवियत रशिया तक उनको एक गैलरी निकालना था कि सोवियत रशिया तक हम पहुंच जाएं। तो उसके लिए एक रूट अफगानिस्तान से जाता। तो अफगानिस्तान वाले में दिक्कत यह थी कि अफगानिस्तान का शासक बड़ा इंडिपेंडेंट व्यवहार कर रहा था, वो तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने ईरान से चाहा कि ईरान से हम रास्ता निकाल दे, तो रजा शाह पहलवी को दबाव डाला, तो रजा शाह पहलवी ने मना कर दिया। इस पर इन्होंने गुस्सा खा के क्या किया कि रेजा शाह पहलवी की गवर्नमेंट को हटा दिया, मैंने रेजा शाह पहलवी को निष्कासित कर दिया। वो बाद में अफ्रीका चला गया निष्कासन के बाद। और उसका बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद रजा शाह पहलवी। अब देखिए इसका भी सेम नेम है, केवल एक मोहम्मद नाम जुड़ा हुआ है। मोहम्मद रजा शाह पहलवी इसको शासक बना दिया। रजा शाह पहलवी इसको शासक बना दिया। अब यह जो रजा शाह पहलवी था ये अमेरिका का पिट्ठू था।
बिल्कुल ही पिट्ठू। और यह मतलब ही वाज जस्ट यू कैन से अ ब्लाइंड सपोर्टर टू यू कैन से वेस्टर्न पावर्स। और इसने अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के इशारे और ब्रिटेन के इशारे पर काम करना शुरू किया। इसने भी बड़ी तेजी से ईरान का मॉडर्नाइजेशन शुरू किया। इजराइल से इसके संबंध बड़े अच्छे हो गए और हर कुछ आप देखते हैं कि वो मतलब इजराइल के साथ इसने अपने संबंध को बहुत बेहतर ढंग से सुधारने शुरू कर दिए। सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन उसका एक प्रधानमंत्री था, उसका नाम था मोसादेक, मोहम्मद मोसादेक। ये मोसादेक नामक उसका प्राइम मिनिस्टर था। वह इससे सहमत नहीं था। उसका मानना था कि हम पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव है, हमें 1905-6 के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आप शासक हो, आपको बस औपचारिक शासक होना चाहिए, वास्तविक शक्ति असेंबली में होना चाहिए। हम उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उसने एक तरह से समझो तो उसने पूरे ईरान के लोगों को आश्वासन देकर आया था प्रधानमंत्री के पद पर कि हम सबसे पहला काम करेंगे कि जो ब्रिटिश कंपनी थी जिसका नाम था एंग्लो ईरानी कंपनी, वह ईरान के तेल का शोषण कर रही थी। तो उसने कहा कि हम पद पर आने के बाद सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम ब्रिटिश कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, नेशनलाइजेशन कर देंगे। और उसने अपने साथ सेकुलर पार्टी को, पहले तो उलेमाओं को भी जोड़ा तुरंत उसने, क्योंकि वहां पर तो क्लरिक्स जो थे, सिया जो पृष्ठ थे, सिया पुरोहित, वही तो पश्चिमी शक्तियों को रेजिस्ट कर सकते थे। तो सिया पुरोहितों को जोड़ा, कुछ दूसरी पार्टी को जोड़ा, फिर कम्युनिस्टों को भी अपने साथ जोड़ लिया, तो कम्युनिस्ट भी उसके साथ जुड़ गए। तो एक तरह से उसने एक रेवोल्यूशन टाइप की चीज वहां ले आई। और उसने तय कर लिया कि हम पश्चिमी देशों को यहां से, ब्रिटेन को की जो ऑयल कंपनी है उसको यहां से ब्रिटेन को भगाएंगे और ऑयल कंपनी का हम राष्ट्रीयकरण करेंगे, नेशनलाइजेशन करेंगे। और उसने वही कर दिया। 1991 में 1951 में उसने एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जब उसने इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसके बाद क्या है कि अब ब्रिटेन तो बहुत आग बबूला हो गया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है कि उस कंपनी पर से ब्रिटेन का अधिकार समाप्त। अब ईरान अपने तेल का शोधन, रिफाइनिंग स्वयं करेगा। तो ब्रिटेन तो बिल्कुल ही शक्ति में आ गया। अब तो ब्रिटेन बहुत मतलब गुस्सा खा गया। ब्रिटेन ने पहले तो ईरानी ऑयल का बहिष्कार करना शुरू किया। फिर ब्रिटेन ने अमेरिका के कान भरे कि देखिए ये कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहा है, ये वेस्टर्न पावर के लिए खतरा है, ये पूरे अरब क्षेत्र में कम्युनिज्म को फैलाएगा और कोल्ड वॉर में हमारी स्थिति को कमजोर करेगा। बस इतना मानना था। बस यूएसए ने तुरंत 1953 में मोसादेक को हटा दिया, यानी मोसादेक की सरकार का को निष्कासित, मोसादेक निष्कासित यूएसए के द्वारा। यूएसए और ब्रिटेन ने मिलकर मोसादेक को निष्कासित कर दिया। और उसको निष्कासित करके, ये घटना है उसके निष्कासन की 1953 में। 1953 में उसका निष्कासन हो गया। तो इस तरह से आप देखते हो कि अब वह सीन से हट गया। जिस समय मोसादेक हटा तो इस बात का ईरानी लोगों ने बड़ा दिल पर लिया, खास के जो ईरानी सिया पुरोहित थे वो बहुत दिल पर लिया। और फिर इसको निकलने के बाद क्या हुआ, तो रजा शाह जो पहलवी था, मोहम्मद रजा शाह पहलवी, उसको अमेरिका ने फुल पावर दे दिए कि अब आप कोई प्राइम मिनिस्टर को कोई पावर नहीं होगा, जो पावर होगा मोनार्क होगा। तो इस तरह से ईरान में एक बन रहे प्रजातंत्र को अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया। अब अंदर ही अंदर अमेरिकन पृष्ठ क्लास उबल रहा था, सॉरी ईरानी पृष्ठ क्लास, ईरानी जो सिया पृष्ठ क्लास था वो अंदर ही अंदर उबल रहा था। और मोहम्मद रजा शाह पहलवी अपना ईरान में मनमानी कर रहे थे, इजराइल से संबंध बढ़ा रहे थे। खैर सऊदी अरेबिया से तो संबंध खराब ही था। और इस तरह से रजा शाह पहलवी का धीरे धीरे प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। अब इधर क्या हुआ, तब तक 1953 से लेकर ये पूरा प्रकरण ईरान में चलेगा 1979 में। तब तक इधर हम बताते हैं कि इधर इजराइल की समस्या और भी गंभीर होती जा रही थी, क्योंकि इधर जो अरब क्षेत्र थे, अरब में एक जगह है मिस्र,
और जो मिस्र है, मैंने क्या कहा कि मिस्र की एक विशेषता देखोगे कि मिस्र के पास कहीं भी उसके पास आयल नहीं, समझ रहे हो, मिस्र के पास कोई आयल नहीं है, कोई तेल नहीं है। लेकिन जो मिस्र है वह मिस्र, इसके बावजूद भी आप देखोगे कि मिस्र के पास, यही इजिप्ट है, उसके पास तेल नहीं है, लेकिन वह सबसे बड़ा एक तरह से अरब राष्ट्र था। और उसका इसका लीडर के रूप में कर्नल नासिर का उद्भव हुआ था। कर्नल नासिर के समय ही स्वेज नहर संकट हुआ था। स्वेज नहर संकट हुआ था कि उसने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया था। उसका झुकाव तृतीय विश्व के देशों की तरफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू से उसकी बड़ी अच्छी बनती थी और नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी वो शरीक हुआ था, और वो कहीं ना कहीं सोवियत रसिया की तरफ झुका हुआ था। यह था कर्नल नासिर, वह सेकुलर था, थॉरोली सेकुलर था। तो उसका नारा था कि हम एक अरब राष्ट्र बनाएंगे। अब जब अरब राष्ट्र का वो नारा दे रहा था, तो उसी के अगेंस्ट में सऊदी अरेबिया खड़ा था। और सऊदी अरेबिया, एक उपकथा, ये थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन वह कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा जरूरी है जानना। क्योंकि मिस्र में जो कर्नल नासिर है, उसके बारे में डिटेल्स में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको बता पाऊंगा कि मिस्र को चूंकि ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया हुआ था, उसे उपनिवेश बनाया हुआ था, तो कहीं ना कहीं मिस्र में ब्रिटेन के प्रति घृणा पहले से ही थी, और ब्रिटेन ने स्वेज नहर पर कब्जा जमाया हुआ था। और कुछ इस तरह की घटना हुई कि 1956 में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से नाराज होकर कर्नल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया और ब्रिटिश पट्टा को रद्द कर दिया। इस पर गुस्सा खाकर ब्रिटेन ने फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया था। उसी ने स्वेज नहर क्राइसिस का रूप लिया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में यह मामला लाया गया था, और उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी ब्रिटेन का साथ नहीं दिया था, और अंत में बड़ी बेइज्जती के साथ ब्रिटेन को निकलना पड़ा था मिस्र से। वहीं से अरब क्षेत्र पर ब्रिटेन का प्रभाव कम होना शुरू हुआ, और 1971 में ब्रिटेन ने घोषणा कर दी कि हम मिस्र के पश्चिम अपना दावा छोड़ते हैं। अपना दावा छोड़ते हैं का मतलब यह हुआ कि हम अब जो मिस्र से पूरब हम अपना दावा छोड़ते हैं। अपना दावा छोड़ते हैं का मतलब है कि पूरी क्षेत्र पर से हम अपना, मतलब फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द इजिप्ट वी आर जस्ट गोइंग टू विड्रॉ आवर अथॉरिटी। अब वही जिसी समय 1971 में ब्रिटेन ने निकलने की घोषणा कर दी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका तो पहले थोड़ा नर्वस हुआ कि अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, लेकिन फिर संयुक्त राज्य अमेरिका तुरंत तैयार हो गया। और इससे पहले बहुत सारे संयुक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट आए, उन्होंने कोई ना कोई डॉक्ट्रिन दिया। सबसे पहले शीत युद्ध में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन ने दिया था। फिर 1957 में आइजनहावर ने आइजनहावर डॉक्ट्रिन दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि आगे कैनेडी आया तो उसने कैनेडी डॉक्ट्रिन दी। फिर आगे आप देखेंगे जिमी कार्टर आया तो जिमी कार्टर ने अपनी डॉक्ट्रिन दी। इस तरह से सभी ने अपनी अपनी डॉक्ट्रिन देनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत रूस के प्रभाव को रोकने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र को वहां बढ़ाता हुआ चला गया। इस तरह से देखिए कहानी गहराती जाए। इधर कर्नल नासिर तब तक एक सेकुलर लीडर के रूप में इमर्ज किया, और वह अरब क्षेत्र का लीडरशिप अपने हाथ में लेना चाहता था। तो कर्नल नासिर चाहता था कि हम पूरे अरब क्षेत्र को मिलाकर हम एक अरब राष्ट्र बनाएं, और इसमें पहला प्रयोग किया जब 1956 में उसने सीरिया और मिस्र के बीच एकता कायम की थी। लेकिन उसका विरोध हो रहा था सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब को लग रहा था कि धीरे धीरे मिस्र अपना प्रभाव बढ़ाता चला जाएगा। तो सऊदी अरब, इराक और जॉर्डन, ये तीन देश मिस्र का विरोध कर रहे थे। उसी में सऊदी अरब ने सोचा कि अगर मिस्र अरब राष्ट्र की बात कर रहा है और उसके अरब राष्ट्र को काउंटर करना है, तो देखो अब उस क्षेत्र में दो नहीं तीन पहचाने। आप लोग थोड़ा मेंटली अलर्ट होइएगा। एक पहचान सबसे जो बड़ी चीज है वह इस्लाम, इस्लाम के आधार पर एकता। लेकिन दूसरी पहचान है अरब क्षेत्र के आधार पर एकता, और तीसरी पहचान है जनजाति के आधार पर एकता। उन लोगों का जो लॉयल्टी है वो बटी हुई, रिलीजन के साथ भी लॉयल्टी है, अरब क्षेत्र के साथ भी लॉयल्टी है, और रीजनल आइडेंटिटी के साथ भी लॉयल्टी।
तो जब नासिर ने अरब पहचान का गेम खेला तो सऊदी अरब को लगा कि इसको काउंटर करने का है कि हम इस्लामी पहचान का गेम खेलते हैं। उसने कहा नहीं, अरब क्षेत्र तो इस्लाम का पार्ट है, इस्लाम का रीजन तो सबसे बड़ा है, हम इस्लामी पहचान की बात कर रहे हैं। और उसी समय एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, हालांकि हुआ तो इजिप्ट में ही था, मिस्र में ही था। हसन अल बन्ना नाम था उसका, और उसने एक, आप क्या कहेंगे, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी जो संगठन था, जैसे आप उसको मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठन का विकास किया, और वो कहीं ना कहीं सलाफिस्ट था अपने विचारों में, और वह इस्लाम को उसके मूल रूप में स्थापित करना चाहता था, जैसे बहावी वगैरह होते। लेकिन चूंकि मिस्र में कर्नल नासिर था, उसकी दाल नहीं गल सकी, क्योंकि जो कर्नल नासिर था वो सेकुलर था, तो मिस्र से उससे निकल कर सऊदी अरेबिया में आ गया, और सऊदी अरेबिया में मक्का ऑलरेडी था। तो धीरे धीरे सऊदी अरेबिया की सरकार है वो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स को, जो फंडामेंटलिस्ट इस्लाम है, उसको संरक्षण देने लगा। अब बताइए, सऊदी अरेबिया अमेरिका का शिष्य, और वह कहीं ना कहीं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, तो उसमें तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी पार्टी है। तो आज संयुक्त राज्य अमेरिका इतना रोना क्यों रो रहा है? तो एक तो यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका का आपका कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा कि सऊदी अरेबिया उसका क्लाइंट है, और चूंकि मिस्र सोवियत रूस की तरफ झुका हुआ है, उस सेकुलर है, उसकी सेकुलरिज्म की अवहेलना करके संयुक्त राज्य अमेरिका उस कंट्री के साथ था जो फंडामेंटलिस्ट था। तो चलिए, ये कहानी यहां तक हुई। अब कर्नल नासिर की तो प्रतिष्ठा, जो प्रेस्टीज था, वो तो अपने क्लाइमेक्स पर था अरब क्षेत्र में, अरब क्षेत्र का वो एक गणमान्य नेता था। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि 1967 में उसने इजराइल के साथ वॉर लड़ा। उस वॉर में इजराइल ने फिर अरब राष्ट्रों को पराजित कर दिया, जिसका लीडर कर्नल नासिर था, और कर्नल नासिर अपमानित हुआ। सिनाई आइलैंड उसको गंवाना पड़ा, सिनाई प्रायद्वीप, और वो सिनाई प्रायद्वीप को गवाकर, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका को उससे सिंपैथी नहीं थी, क्योंकि वो सोवियत रशिया की तरफ झुका हुआ था। अंत में उसको अपमानित होना पड़ा कर्नल नासिर को। 1970 में उसका डेथ भी हो गया। तो उसके डेथ के बाद अब एक मिलिट्री डिक्टेटर का उद्भव हुआ वहां, क्योंकि कर्नल नासिर भी तो खुद मिलिट्री डिक्टेटर ही था। तो उसका नाम था अनवर सदात। अब चूंकि कर्नल नासिर सीन पर से हट गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए काम आसान हो गया। तो धीरे धीरे वो अनवर सदात को अपने कैंप में लाने का प्रयास करता है। खैर, इससे पहले एक और वॉर हो गया। वो वॉर कैसे हुआ? तो योम किपुर वॉर कहते हैं 1973 में। फिर एक बार अरब देशों ने, 1967 में ही इजराइल को बहुत बड़ी सफलता मिली। जैसे आप देखते हो आज की तारीख में जो वेस्ट बैंक का रीजन है, या सीरिया से गोलन हाइट्स का रीजन है, या आप देखेंगे जो पूर्वी यरूशलेम का रीजन है, जिसमें जहां पर वो प्रसिद्ध मॉस्क है, प्रसिद्ध मस्जिद है अल अस्का मॉस्क, वो सारे रीजन पर उसी समय इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तो खैर, उधर वो घटना हुई। इधर 1973 में फिर एक बार योम किपुर एक पर्व था ईसाइयों का, उसी दिन फिर मिस्र ने और उस समय फिर अरब दो देशों ने, सीरिया ने, इराक ने, सब ने मिलकर, मिस्र ने मिलकर हमला किया। लेकिन उस हमले के बाद योम किपुर में भी फिर इजराइल के हाथों पराजित हो गया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे बड़े हथियार दिए थे। तो धीरे धीरे इधर इजराइल अपनी पैठ उधर धीरे धीरे बनाने लगा। धीरे धीरे यहूदियों को के भूभाग को कम करने लगा, वेस्ट बैंक में अपना सेटलमेंट बनाने लगा, और फिलिस्तीनियों का हिस्सा कम करने लगा, यहूदियों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने लगा, अरब क्षेत्र भी लाचार होने लगे। इधर उधर घटना चल रही। तब तक इधर आप ईरान पर आ जाइए। अब ईरान में देखिए, ईरान में 1953 से रजा शाह पहलवी दहाड़ रहा था, वहां सेकुलराइजेशन का काम कर रहा था।
लेकिन 1979 में एक क्लरिक था, एक पुरोहित, उसका नाम था अयातुल्ला खुमैनी। वो किसी दूसरे देश से आया था और वह सुलग रहा था अमेरिकी हस्तक्षेप को देखकर। उसने 1979 में ईरान में एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया इस्लाम के नाम पर, और वह शिया क्लरिक इतना ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि युवक उसके पीछे पागल हो गए और ऐसी बड़ी क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति ईरान में 1979 में हुई कि मोहम्मद रजा शाह पहलवी को देश छोड़कर अपने परिवार के साथ भाग जाना पड़ा। वैसे भी वो कैंसर से उसमें पीड़ित था। तो यहां पर तब ईरानी क्रांति के बाद यहां अब खुमैनी का राज्य स्थापित हो गया। अब ईरान एक धार्मिक रूढ़िवादी राष्ट्र के रूप में फिर स्थापित हो गया। अब जब ये क्रांति हुई तो संयुक्त राज्य अमेरिका किंग कर्तव्य विमूढ़ था। उसने देखा कि अरे रजा शाह पहलवी तो, मोहम्मद रजा शाह पहलवी तो निकल गया और अब हमें ईरान में उसका इंटरेस्ट था, कैसे हम ईरान को प्रभाव में ले। तो मन ही मन प्लान कर रहा था कि हम धीरे धीरे किसी तरह से हम अब ये जो नई ईरानी सरकार है खुमैनी को, उसको हम अपने साथ फिर वार्ता करते हैं, संबंध सुधारने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को तो अपनी खिचड़ी पकानी थी। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि रजा शाह पहलवी का जो लॉबी था, मोहम्मद रजा शाह पहलवी का, उसने अमेरिका को एजुकेट करना शुरू किया कि देखिए कुछ समय की बात है, ये ट्रांजिशन का फेज है, बस कुछ समय के बाद फिर मोनार्की वहां स्टैब्लिश होगी, तो ये खुमैनी वहां रहने वाला नहीं, ये फॉर टाइम बीइंग एक अपसर्ज है। तो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसके साथ अपना वार्ता ओपन करना मुनासिब नहीं समझा। फिर मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया कि आप हमको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमको आना है। तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका इसी उम्मीद से उसको बुला लिया कि भविष्य में तो फिर यही होगा वहाँ का मोनार्क। तो वो वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गया और उसी समय एक पहलवी का एक रिप्रेजेंटेटिव था, उसने अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी से बात करनी शुरू कर दी। ये सब जो बात हुई तो ईरान में एक भ्रम यह फैल गया कि जिस तरह से मोसादेक की सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका ने गिराया था, अब वो मोहम्मद रजा शाह पहलवी के साथ मिलकर खुमैनी की सरकार को गिराने की साजिश कर रहा है। इसी पर खुमैनी ने ऐसा आदेश नहीं दिया था, लेकिन युवाओं का एक पूरा का पूरा समूह फौज में दौड़ा और अमेरिकी दूतावास से जितने भी अमेरिकी कर्मचारी हैं उसको खींच लिया। इसको इतिहास में हॉस्टेज क्राइसिस कहते हैं। पूरी दुनिया सन्न रह गई, क्योंकि राजनयिकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता है, लेकिन अमेरिकी राजनयिकों को ईरान ने बंदी बना लिया और ये पूरा जो खेल चला है हॉस्टेज क्राइसिस का, लगभग 2.5 वर्षों तक चला है। अंत में टेक्निकली आप कहिए तो जिमी कार्टर की सरकार तो उनको आजाद नहीं करवा सकी, अंत में रोनाल्ड रीगन के टाइम में वो आजाद होकर आए। अब यही जड़ है ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका की दुश्मनी का, हॉस्टेज क्राइसिस। तो यहां तक तो आपको पता चल गया हो, अब इसके आगे का दृश्य बताते हैं। सबसे यहां पर एक गौर करने वाली बात है कि आखिर इस्लामिक रूढ़िवाद आया कैसे। तो यहां पर एक अरब क्षेत्र में पहली उबाल हुई ईरानी क्रांति। ईरानी क्रांति ने अरब क्षेत्र के कल्चरल सिनेरियो को पूरी तरह से बदल दिया। अब बताइए, जब एक तरफ से जब ये घटना हुई, उधर सऊदी अरेबिया धार्मिक कट्टरता को पहले से ही बढ़ावा दे रहा था। अब घटना ये हुई कि इसके ठीक 6 मंथ्स के बाद कुछ रूढ़िवादी तत्वों ने मक्का के मस्जिद पर कब्जा कर लिया और सऊदी अरेबिया की सरकार को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया। लेकिन सऊदी अरेबिया ने ऑपरेशन चलाकर किसी तरह से उस मस्जिद को खाली करवाया। वो मक्का के उस पवित्र जो मक्का का वो हज की जगह है उसको सुरक्षित किया सऊदी अरेबिया ने। लेकिन सऊदी अरेबिया को खुद भी अब लगा कि अब स्थिति हमारे हाथों से निकलती जा रही है। ये 2 घटनाएं तो वैसे भी इस्लामिक वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। अब देखिए तीसरी घटना इसके साथ जुड़ी हुई है। इसका सूत्र जाता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में सोवियत रूस की सेना घुस गई। कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसए ने बर्दाश्त नहीं किया। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसने जो इस्लामिक मुजाहिदीन है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने खड़ा कर दिया सोवियत रशिया के अगेंस्ट में। तो एक तरफ देखिए ईरान को संयुक्त राज्य अमेरिका ने छेड़ा, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया को क्लाइंट बनाया। वहां पर सऊदी अरेबिया ने
फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दिया। अब देखिए कि चूंकि सोवियत रूस के जो कम्युनिज्म है वो एक सेकुलर आइडियाज लेकर चलता है, तो उसको हराने के लिए उसने धार्मिक कट्टरता का सहारा संयुक्त राज्य अमेरिका ने लिया। और उस समय एक ब्रेजेनिस्की उसका एक डिफेंस सेक्रेटरी था, उसने अपने एक हाथ में AK-56 राइफल और दूसरे हाथ में कुरान को लेकर और तब खैबर दर्रा पर खड़ा होकर उसने अफगान मुजाहिदीनों को अपील करते हुए कहा कि यह आपको आजाद करवाएगा। देखिए अफगानिस्तान से जो निकली हुई आग है वह पूरे दुनिया को लीलने पर लगी हुई। तो यह चीज भी वहां पर आप देख लीजिए। तो अफगानिस्तान की घटना को भी इस घटना से जोड़ लीजिए। अब ये सारी चीजें चल रही है। अब इसके आगे की का प्रकरण देखिए। ईरान से बहुत ज्यादा अब अमेरिका को चिढ़ हो गई, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब वो चाहता था कि हम ईरान को किस तरह से पनिश करें और कोई रास्ता उसे दिख नहीं रहा था। तो अब ऐसी स्थिति में उसने क्या किया संयुक्त राज्य अमेरिका ने कि चलिए अब आप देख रहे हो यहां ईरान है, तो ईरान का पड़ोसी देश है इराक। यहां पर भी बहुलता तो सिया अब कहोगे तो इस यहां पर भी जो बहुलता थी वो बहुलता कहीं ना कहीं मतलब सिया मेजोरिटी है। यहां पर 60% सिया था, 20% सुन्नी था और 20% कुर्द थे, कुर्द। तो अब इराक, लेकिन इराक में एक मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में सद्दाम हुसैन का उद्भव हुआ था। तो सद्दाम हुसैन के उद्भव के बाद अब संयुक्त राज्य अमेरिका के दिमाग में खिचड़ी पक रही थी कि वह ईरानी धार्मिक क्रांति को रोकने के लिए हम सद्दाम हुसैन का उपयोग करें। हालांकि सद्दाम हुसैन को सोवियत रूस से भी निकटता थी, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहीं न कहीं सद्दाम हुसैन को चाहा कि हम अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लें, और उसने सद्दाम हुसैन को पूरा हथियारों का जखीरा बनवा दिया। और सद्दाम हुसैन अमेरिकी हेल्प से प्रेरित होकर उसने ईरान और इराक के बीच संघर्ष शुरू हो गया और ईरान के अगेंस्ट में सद्दाम हुसैन खड़ा हो गया 1980 में। और ईरान इराक वॉर 1980 में ईरान इराक वॉर शुरू हो गया। और इस ईरान इराक में हथियारों का सप्लाई संयुक्त राज्य अमेरिका इराक को करता रहा और इराक के पास अब हथियार का एक बहुत बड़ा जखीरा बन गया। तो अब 1980 में ईरान इराक युद्ध, और इसमें इराक को जो पश्चिमी सहायता मिली, तो इस पश्चिमी सहायता से इराक के पास एक बहुत बड़ा युद्ध मशीनरी बन गया। 8 वर्षों तक निरंतर युद्ध चलता रहा। ईरान इराक युद्ध इतना मतलब एक्टिव युद्ध था कि हम लोगों को याद है कि हम लोग उस समय 88 तक हम लोग का पूरा 9-10 से लेकर और पूरा ग्रेजुएशन वगैरह गुजर गया और हर दिन पेपर में पढ़ते रहे आज इराक ने इतनी सीमा पर कब्जा किया, तो आज ईरान ने इतनी सीमा पर कब्जा किया। 8 इयर्स तक ये युद्ध चलता रहा। 1988 में जाकर दोनों के बीच यूएनओ के तत्वाधान में समझौता हुआ, जब दोनों लड़ते लड़ते थक गए। लेकिन उसमें ईरान को बहुत क्षति पहुंची और इराक एक बड़े ताकतवर राष्ट्र के रूप में इमर्ज हो गया। तो यह अशांति भी कहीं ना कहीं इसकी सूत्र भी पीछे जा रहा है, आप देख ही रहे हो। अब देखिए हम यहां तक पहुंच गए, अब यहां से आगे चलते हैं। अब ईरान के मन में एक असुरक्षा की भावना आ गई, क्योंकि सऊदी अरेबिया में सुन्नी गवर्नमेंट थी जो अब संयुक्त अमेरिका का क्लाइंट बन चुका था। आप देखेंगे जितने भी शेख थे, शेखडम, सुन्नी शेखडम, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में था। अब यूएई भी अस्तित्व में 1971 में आ चुका था। जॉर्डन पहले से ही था। ओमान जैसे राष्ट्र बन चुके थे। अब ये इतनी सारी चीजें चल रही थी। तो इसी क्रम में अब कहीं ना कहीं ईरान को लग रहा था कि अब हमें असुरक्षा की भावना है। ईरान फेल्ट इनसिक्योर, क्योंकि ईरान को यह लग रहा था कि यूएसए छोड़ेंगे नहीं और ये जितने भी सुन्नी राष्ट्र हैं उनको हमारे अगेंस्ट में भड़काएंगे। और सबसे बढ़कर
इजराइल को यूएनओ ने इतना यूएसए ने ताकतवर बना दिया था कि इजराइल ईरान के लिए एक बड़ा सा खतरा हो रहा था। अब यहीं से समस्या बिगड़ने लगी। अब इस समस्या बिगड़ने में एक दो घटना और है जो मुझे बताना पड़ेगा। एक आपको मिस्र में जब तक कर्नल नासिर था तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अमेरिकी विरोधी था। लेकिन कर्नल नासिर के जाने के बाद जो अनवर सादात हुआ, वो अनवर सादात को संयुक्त राज्य अमेरिका अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया था, जो सैनिक जनरल था। और अनवर सादात के ही बिहेस्ट पर आप कह सकते हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण काम किया। अनवर सादात के सहयोग से उसने इजराइल के साथ एक समझौता करवाया 1979 में, और ये समझौता को कहते हैं कैंप डेविड समझौता। कैंप डेविड समझौता, कैंप डेविड समझौता। ये बड़ा फेमस समझौता है, क्योंकि इजराइल एक तरह से आउटकास्ट की तरह था। इजराइल को कोई भी अरब राष्ट्र पहचान नहीं दे रहे थे, कोई भी अरब राष्ट्र की तरफ से इजराइल को स्वीकृति नहीं मिली थी। अभी तक इजराइल को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। कैंप डेविड समझौता में पहली बार मिस्र ने इजराइल को मान्यता दे दी, और बदले में मिस्र को क्या प्रलोभन दिया संयुक्त राज्य अमेरिका ने, क्योंकि आप याद करिए जब कर्नल नासिर 1967 का वॉर लड़ा था तो कर्नल नासिर पराजित हो गया था, उससे सिनाई प्रायद्वीप छीन चुका था इजराइल ने, तो बदले में सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को वापस हो गया। तो एक को तो अमेरिका ने किसी तरह से इजराइल को मान्यता दिलाई। तो इस तरह से अब धीरे धीरे अब ईरान अपने आप को बड़ा अकेला जैसा महसूस करने लगा। अब देखिए इसी बीच एक घटना हो गई। घटना यह हुई कि इधर इराक का जो शासक था सद्दाम हुसैन, इराक का सद्दाम हुसैन, वो सद्दाम हुसैन को ऐसा लगा कि ऐसा है कि हमने तो बड़ा सैक्रिफाइस किया है अमेरिका के लिए, और शीत युद्ध तब तक 90 में समाप्त हो चुका था। हमने तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बड़ा सैक्रिफाइस किया है, अरब राष्ट्रों के लिए बड़ा सैक्रिफाइस किया है, हमने कहीं ना कहीं ईरान के रास्ते को रोका है। सद्दाम हुसैन खुद सुन्नी था, हालांकि इराक शिया मेजोरिटी है। तो हमने किया है, तो हमने जब इतना काम किया है तो हमें तो आखिर कोई पारितोषिक, कोई रिवार्ड मिलना चाहिए। और रिवार्ड के रूप में सोचने लगा कि अरे क्या बात है, यूएसए को तो हमने ऑबलाइज किया हुआ है, यूएसए क्या बोलेगा, अरब राष्ट्र क्या बोलेंगे। और 1961 में, जिसको आप कहते हो, मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसको आप कुवैत कहते हो, यह कुवैत पैदा ही हुआ था 1961 में। एक कुवैत का ये जन्म भी जो हुआ था वो 1961 में हुआ था। अब इराक ने देखा कि चलो अब यही मौका है, इराक ने, यही जगह है, इतना छोटा सा है कुवैत, इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। ये घटना है 1990 के लास्ट की। कुवैत पर हमला कर दिया इस आधार पर कि कुवैत का निर्माण ही अवैध था और वह इराक का ही पार्ट है, और फिर उसने कुवैत के तेल भंडार पर कब्जा करना चाहा। सद्दाम हुसैन ने नहीं सोचा होगा, दांव उल्टा पड़ गया। 91 में उसमें कोल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, तो यूएनओ के तत्वाधान में 28 देशों का एक गठबंधन बना कुवैत को आज़ाद करवाने के लिए, जिसको कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने लीड किया। लेकिन सद्दाम हुसैन भी पीछे नहीं हटा, उसने बहुत बड़ी वॉर मशीनरी बना ली थी, लेकिन आखिर वो कहाँ टिक पाता यूएसए के सामने और यूएसए के गठबंधन के सामने। तो 91 को इसको खाड़ी संकट बोलते हैं, जिसमें इराक की पराजय हुई, सद्दाम हुसैन पराजित हुआ। अब ईरान के मन में खिचड़ी पकने लगी कि अब हम इराक के शिया को धीरे धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेंगे, क्योंकि ईरान तो आशंकित था ही कि मेरी स्थिति कमजोर है, क्योंकि उधर इजराइल काफी ताकतवर हो चुका है, इधर जो सुन्नी जो शेखडम है वह कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ है और अमेरिका का क्लाइंट है, तो हमें अपनी स्थिति तो मजबूत करनी होगी। तो अब यही खिचड़ी उसके दिमाग में पक रही है। अब इधर 1991 का खाड़ी संकट हो चुका है। खाड़ी संकट के बाद आप देख रहे हैं कि जब खाड़ी संकट हुआ तो खाड़ी संकट में एक आप बड़ा अजीब चीज देखोगे, 1991 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि एक तरफ इराक था,
सुन्नी वहाँ का शासक था, हालांकि मेजोरिटी तो शिया ही है। और उस समय ईरान इराक से सिंपैथेटिक हो गया, क्योंकि ईरान तो अलग थलग था। तो इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया तो इराक क्या करता था कि इजराइल पर स्कड मिसाइल छोड़ता था। इसलिए स्कड मिसाइल छोड़ता था क्योंकि अगर इराक पर स्कड मिसाइल गिरेगा तो इजराइल पर, तो इजराइल हम पर हमला करेगा, इराक पर। और जब इजराइल हमला करेगा तो सारे अरब देश संयुक्त राज्य अमेरिका से कट जाएंगे। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल को समझाया हुआ था कि तुम पलटकर हमला मत करना, हम इराक को देख लेंगे। और इजराइल शांत रहा। और इसी युद्ध के समय अरब देशों का इजराइल के साथ संबंध नरम होने लगे। 92 में तब अमेरिका ने राजी कर लिया फिलिस्तीनी। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि उधर एक संगठन बना था। वो संगठन चूंकि उसका हमको बीच में नहीं लाना संभव हुआ, इसलिए मैंने उसकी चर्चा नहीं की। आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखेंगे, उसका ओरिजिन मैं बता देता हूं। एक पीएलओ नामक संगठन गठित हुआ, फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा, और इसके नेता यासिर अराफात इमर्ज किया। इस 56 या 63 में इसका गठन हुआ था। और यही फिलिस्तीनियों का अब तक माउथपीस बना हुआ था, लेकिन इजराइल इसको स्वीकृति नहीं दे रहा था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के दिमाग में एक ख्याल आया कि थोड़ा हम अरब क्षेत्र में इजराइल को मान्यता दिलवाते हैं। तो उसने 1992 में उसने ओस्लो समझौता अमेरिका ने करवाया इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच। यह भी एक अपने आप में बड़ा अनोखा समझौता है, क्योंकि फिलिस्तीनी ने एक तरह से इजराइल राज्य को मान्यता दे दी, जिससे अभी तक वो बचता रहा था, और इजराइल ने बदले में फिलिस्तीनियों को मान्यता दे दी। फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा को फिलिस्तीनियों के प्रतिनिधि के रूप में, राज्य के रूप में नहीं, स्टेट के रूप में नहीं एक्सेप्ट किया। हाँ, उसने सिर्फ कहा कि गाजा क्षेत्र और वेस्ट बैंक पर एक पैलेस्टाइन अथॉरिटी का गठन होगा, जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी ट्रांजिशन में शासन करेगा, लेकिन उसको स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा। और जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था यात्जिक रेविन ने समझौता किया। और ये समझौता किया, इससे इजराइल में इतनी ज्यादा कट्टरता थी, इजराइल में इतना ज्यादा गुस्सा था कि 95 में यात्जिक रेविन का असैसिनेशन हो गया। एक यहूदी यूथ ने उसकी हत्या कर दी। और इस समझौते का कोई खास परिणाम नहीं निकला, लेकिन इतना हुआ कि गाजा और वेस्ट बैंक पर पैलेस्टाइन अथॉरिटी शासन करेगा। वही फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा बन गया पैलेस्टाइन अथॉरिटी। अभी जो आप महमूद अब्बास देखते हैं, जो अभी वेस्ट बैंक पर शासन कर रहा है, वो वही पैलेस्टाइन अथॉरिटी की ओर से शासन कर रहा है। तो आप कहेंगे हमास कहां से आ गया, वो मैं आगे बताऊंगा। तो यहां तक आप पहुंच गए। अब इसके बाद घटनाक्रम फिर आगे बढ़ने लगी, और इसी आगे बढ़ने के क्रम में अब क्या हुआ कि भाई एक बीच में आ गया एक नए प्लेयर के रूप में। इसका भी मैं आपको नाम बताता हूं। एक नए प्लेयर के रूप में आ गया लेबनान। क्योंकि जो ये लेबनान था, ये देखिए सीरिया के बगल में ही है, और ये इराक के भी पास है, लेकिन ये तो कई जगह सीरिया के बगल में है। इजराइल के जस्ट बगल में है लेबनान, इस इजराइल के उत्तर में, अगर आप मैप पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या था कि ये फिलिस्तीनी क्षेत्र था। फिलिस्तीनी से ही तुम देखोगे कि काफी भगा के और इनको आगे बढ़ाए थे इजराइल को। तो इस जगह पर धीरे धीरे फिलिस्तीनी अपनी जान बचाने के लिए लेबनान में इकट्ठे होने लगे, और फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा का भी जो मुख्य क्षेत्र है वो लेबनान को बना दिया गया था। तो अब देखिए उसमें क्या हुआ कि अब दो चीजें हुई। ये घटना है 1987 की। अब धीरे धीरे फिलिस्तीनी लोगों को लगा कि अब भविष्य में हमारा कोई होप नहीं है, कोई भी हमारा भविष्य नहीं है। तो अब उसने क्या किया फिलिस्तीनी लोगों ने कि एक इंतिफादा, मतलब एक जन आंदोलन शुरू कर दिया इजराइल के अगेंस्ट में। तो इजराइल ने जब इस जन आंदोलन का दमन किया, तो इसी क्रम में एक हमास मिलिशिया का गठन हुआ। यह हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, और हमास ने फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के अगेंस्ट में खड़ा हुआ। और जब 92 में जब फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा ने ओस्लो सम्मेलन में जब समझौता किया इजराइल के साथ, तो हमास ने उसकी आलोचना की, कहा कि भाई फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा ने तो इजराइल को मान्यता दे दी, हम मान्यता नहीं दे रहे हैं, और हम इजराइल से जीवन भर संघर्ष करेंगे। धीरे धीरे वहां पर हमास का प्रभाव बढ़ने लगा। और हमास एक सुन्नी गुट था,
बस तुरंत ईरान ने उसके माथे पर आशीर्वाद का हाथ दे दिया कि हाँ ठीक है, तुम हमास, अब हमास को ईरान का पूरा समर्थन, क्योंकि अब तो समझ रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या था कि 91 के खाड़ी संकट के बाद धीरे धीरे जो सुन्नी देश थे वह फिलिस्तीनी के मुद्दों से हट गए। अब उनका इजराइल के साथ संबंध सुधरने लगा। 94 में तो जॉर्डन ने भी इजराइल के साथ समझौता कर लिया, मिस्र पहले ही समझौता कर चुका था, जॉर्डन ने फिर समझौता कर लिया। तो अब एक तरह से होप खो दिया उसने, मतलब एक तरह से अब लगने लगा इनको कि फिलिस्तीनी लोगों को कि अब ये अरब के सुन्नी देश हमारे साथ नहीं रह गए, और हमास को भी यही लगने लगा कि भाई अब तो बात खत्म हो गई, कभी अरब लोग हमारी पैरोकारी करते थे, अब तो ये सुन्नी अरब देश हमारे साथ खड़े नहीं है। तभी सिया ईरान को तो कोई ना कोई एक सहारा चाहिए, क्योंकि वो बेचारा खुद अलग पड़ा हुआ था। उसने तुरंत हमास को समर्थन दिया, उसने कहा कि फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो उसको हम समर्थन नहीं करते, हम आपको समर्थन करते हैं। और उसने हमास को वेपन सप्लाई करना शुरू कर दिया, हमास को उसने इनडायरेक्टली अपना क्लाइंट बना लिया, वगैरह वगैरह। इस तरह हमास आ गया। इधर देखिए, इधर मैंने आपको बताया कि इधर लेबनान है। क्योंकि अब देखिए इतनी कथाएं हैं, मुझे लगता है कि कथाएं गुथ जाएंगी, लेकिन अब वर्तमान तक पहुंचने के लिए थोड़े से तथ्य ज्यादा है। कोशिश मैंने की कि जहां तहां मैं आपको सिर्फ वही बातें बताऊं जो एक टर्निंग पॉइंट है। एक टर्निंग पॉइंट और भी है जो आपको देखना पड़ेगा। वो टर्निंग पॉइंट ये है, ये जो जगह आप देख रहे हो ये है लेबनान का, और ये जगह है कहीं ना कहीं ये इजराइल का है, यही पैलेस्टाइन का भी रीजन है। तो यहाँ से फिलिस्तीनी अपना जान बचाकर फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा का गढ़ बना लिया था लेबनान को, दक्षिणी लेबनान को। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उसने दक्षिणी लेबनान को अपना गढ़ बना लिया। तो अब इजराइल के दिमाग में एक आइडिया आया कि अब हम लेबनान पर हमला करते हैं। तो इजराइल उठा 1982 में लेबनान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और लेबनान पर हमला कर दिया। और लेबनान पर उसने इसलिए हमला किया ताकि हम वहां पर अपना आधार कायम कर सके और वहां से फिलिस्तीनियों को खदेड़ सके। तो वही जो 82 में वहां पर जो हमला किया, तो उसी हमला के समय वहां पर एक आतंकी गुट का उद्भव हुआ जिसका नाम था हिजबुल्लाह। वो शिया गुट था और उसको सीधा ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट में स्थापित किया था, और सीधा वेपन्स का सप्लाई ईरान ने दिया। हालांकि मैं आपको बताऊं, ईरान हमास को भी सहायता कर रहा है, 87 में हमास आया है, लेकिन ईरान ने जितना बढ़ चढ़ कर हिजबुल्लाह को सहायता की, उतना उसने हमास को सहायता नहीं की। और मैं आपको ऐसे भी बताऊं कि सिर्फ यही नहीं, हिजबुल्लाह ही नहीं, मतलब और हमास ही नहीं, बल्कि एक इस्लामी जिहाद नामक संस्था भी ईरान ने बनाई थी फिलिस्तीनी क्षेत्र में। पहले एक इस्लामिक जिहाद नामक संस्था बनाई, फिर उसने हमास को समर्थन दिया। तो वहां पर इस्लामिक जिहाद और हमास का काम कर रहा है फिलिस्तीनी क्षेत्र में। हिजबुल्लाह खड़ा हो गया 1982 में, और अरब में हिजबुल्लाह का नाम हिजबुल्लाह नहीं था, एक इस्लामी रेजिस्टेंस ग्रुप करके बना था। 1985 में उसका नाम बदलकर हिजबुल्लाह हो गया, और हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी बन गया अब लेबनान में, बहुत बड़ा प्रॉक्सी बन गया। तो इस तरह से धीरे धीरे ईरान अपना प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाता जा रहा है। तो आप यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इजराइल का ये बढ़ता गया धीरे धीरे, और इधर हमास भी फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता गया। 2007 में एक बड़ी चौंका देने वाली घटना हुई, क्योंकि जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी थी, फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने जब चुनाव कराए, और 2 क्षेत्र था, और 2 क्षेत्र में मैं आपको दिखाना चाहता जहां पर आपका ये इजराइल बनता है, वहां पर 2 क्षेत्र है फिलिस्तीनी क्षेत्र का। यह है वेस्ट बैंक और यह है गाजा स्ट्रिप, यह सिनाई प्रायद्वीप देख रहे हैं, ये इजिप्ट है इधर। तो ये 2 क्षेत्र था। तो इन दोनों क्षेत्र में चुनाव हुए। पहले इन दोनों क्षेत्र पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, महमूद अब्बास की। लेकिन 2007 में, क्योंकि उस समय तक यासिर अराफात का मौत हो गया था, तो उसका उत्तराधिकारी था महमूद अब्बास। लेकिन जब चुनाव हुए तो वेस्ट बैंक में तो फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सरकार बन गई। पूरा वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनियों का बेचारों का कब्जा भी नहीं है। इसमें एक पार्ट इजराइल ने
निकाला हुआ है अपने लिए, एक पार्ट में उसने यहूदी और इजराइल दोनों को रखा हुआ है, और एक पार्ट में केवल फिलिस्तीनी। मैंने चारों तरफ से घेर रखा है फिलिस्तीनी के लिए, कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। और इधर जो गाजा है, गाजा में 2007 में जो चुनाव हुए, यहां पर हमास जीत गया। वो जो गाजा में हमास की सरकार बनी तो पूरा दुनिया चौंक गई, और अमेरिका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि भाई तो बहुत बड़ी घटना हो गई। अब वहीं से हमास अपना प्रभाव क्षेत्र यहां पर रखे हुए, और जब हमास की सरकार बनी तो इजराइल आग बबूला हो गया। उसको ओस्लो समझौता, उसके बाद 2000 में उसने जो फिर समझौता किया था, इस बात पर उसे अफसोस होने लगा कि आखिर हमने गाजा और वेस्ट बैंक छोड़ा ही क्यों। और फिर उसने क्या किया कि गाजा को चारों तरफ से घेर दिया, एक तरह से उसको क्वारंटाइन करके रख दिया, और हमास सरकार के लिए एक तरह से टिकना उसने इजराइल ने मुश्किल कर दी, और थॉरोली एग्रेसिव पॉलिसी अख्तियार किया। इधर वेस्ट बैंक पर भी उसने बहुत सारे नए सेटलमेंट बना लिए। पूर्वी यरूशलेम कायदे के हिसाब से मिलना चाहिए था फिलिस्तीनियों को, वहां पर उसने अपने नए नए सेटलमेंट बनाने शुरू कर दिए। एक तरह से इजराइल फिलिस्तीनियों को दबाता जा रहा था। इधर अरब क्षेत्र उससे बेजार हो चुके थे, क्योंकि अरब क्षेत्र को अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। सऊदी अरेबिया की भी कोई खास दिलचस्पी अब फिलिस्तीनी के केस में नहीं रह गई थी। अब यही बात थी। अब इसी स्थिति में आप देखिए, उधर इजराइल का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा था, इजराइल अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा था। अब एक बहुत बड़ा एक कह सकते हो कि बहुत बड़ा वो मिलिट्री पावर हो चुका था इजराइल। कोई अरब कंट्री सभी उससे डर रहे थे डायरेक्ट टकराने से। और इसके बाद संयुक्त अमेरिका अपना धीरे धीरे इजराइल का प्रभाव क्षेत्र और बढ़ाता जा रहा था। और जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसने तो एक तरह से ब्लाइंड सपोर्ट अब इजराइल का करना शुरू कर दिया। और सबसे बढ़कर है कि फिलिस्तीनी को जितना ही क्षेत्र मिला था फिलिस्तीनी अथॉरिटी को, वो उतना ही क्षेत्र की मांग कर रहे थे यूएनओ में कि हमारे पास जो बचा हुआ क्षेत्र है, अब लगभग हमें लगता है कि 30-35% रीजन उनके पास रह गया होगा, आप उसी पर हमें एक नेशन बनाने दीजिए, जो नेशन पहले यूएनओ के वर्डिक्ट में बन चुका था। यूएसए ने उसको वीटो कर दिया, और यूएसए लगातार वीटो करता रहा, और फिलिस्तीनी का अपना एक राज्य भी नहीं बन सका। इधर इजराइल की गोटी लाल हो रही थी। 2020 में इजराइल ने अब्राहम एकॉर्ड किया, और अब्राहम समझौता के तहत इजराइल ने अब और कुछ अरब देशों से, जिसमें आप देखोगे यूएई भी था, ओमान भी था, मतलब कई बहरीन भी थे, कई देश थे, उसके साथ इसने अपने समझौते बढ़ाए, और भी अरब देशों की मान्यता इजराइल को मिल गई। अब संयुक्त अमेरिका प्रयास करने लगा कि सऊदी अरेबिया भी इसको समर्थन कर दे, लेकिन सऊदी अरेबिया हिचकिचा रहा था। उसको लग रहा था कि अगर मैं इजराइल को डायरेक्ट इजराइल से वार्ता कर लेता हूँ या समझौता कर लेता हूँ, तो फिर ये अगर उसको हम मान्यता दे देते हैं तो फिर मेरी इज्जत थोड़ी रह जाएगी, पर धब्बा लगेगा। सो दैट्स व्हाई यू कैन से कि सऊदी अरेबिया थोड़ा हेजिटेट किया। वो उतना अब्राहम एकॉर्ड के बाद वो डायरेक्ट इजराइल के साथ, लेकिन इजराइल से सॉफ्ट था। उसने मुख्य अपना शत्रु अरब देशों ने अब ईरान को बनाया हुआ था। इजराइल के प्रति वो सॉफ्ट हो चुके थे, टारगेट उनका ईरान था, और इजराइल से अब फिलिस्तीनियों का कॉज लेकर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। और हमास गाजा में दबा पीचा हुआ इजराइल के क्वारंटाइन में घिरा हुआ था। अब यही स्थिति में 7 अक्टूबर, अच्छा इधर एक और प्लेयर आ गए, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इधर जो यमन का रीजन आप देख रहे हो ना, एक मैं यमन का रीजन दिखाता हूं। तो वहां पर एक अब्दुल्ला सलेह की सरकार थी, उसके अगेंस्ट में जैसे नॉर्दर्न पार्ट जो यमन का है, यहाँ पर एक हाउथी विद्रोही खड़े हो गए। वो बेसिकली एक जायदी यूथ का समूह था। उसी जायदी यूथ ने यहाँ पर अपना एक मिलिशिया गुट बना लिया, आतंकी गुट बना लिया। इसको सीधा ईरान से समर्थन मिल गया। तो इधर स्थापित हो गया हाउथी, इधर स्थापित हो गया उत्तरी लेबनान, ये दक्षिण लेबनान में आप देखोगे दैट वाज हिजबुल्ला। और इधर गाजा में आप देख रहे हो यहाँ पर स्थापित हो गया हमास और इस्लामिक जिहाद।
तो इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो गए। और तभी एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूं कि 2014 की घटना है। 2014 के बाद एक सुन्नी संगठन था जिसका नाम था इस्लामिक स्टेट। और इस्लामिक स्टेट बहुत फेमस रहा है, एक बहुत लंबा, उसने इराक और सीरिया पर कब्जा कर लिया था। और इराक और सीरिया पर कब्जा करके उसने सोचा कि हम खलीफत की घोषणा करते हैं। तो उसने एक नए खिलाफत की घोषणा कर दी थी। तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कई देशों ने मिलकर, और वहाँ पर सऊदी अरेबिया की सरकार भी खड़ी हुई, और इराक की सरकार भी खड़ी हुई, और इन सब लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। ईरान भी उसमें आईएस के अगेंस्ट में लड़ा, क्योंकि आईएस एक सुन्नी संगठन था। तो इस तरह से आईएस के अगेंस्ट में एक लॉन्ग लड़ाई लड़ी, और अंत में आईएस वहां पराजित हुआ। लेकिन अब इराक, चूंकि संयुक्त अमेरिका अब इराक पर से हटने लगा था, लेकिन वहां पर उसका सैनिक अड्डा था, तो ईरान ने एक और आतंकी गुट को खड़ा कर दिया। और वह गुट इराक में, वो सीरिया और इराक में काम कर रहा है, और उसका नाम है हर्षद अल सावी। ये जो हर्षद अल सावी है, यह इराक और सीरिया से ऑपरेट करता है, और यह अमेरिका को अपना टारगेट बनाता है। जो हाउथी है वो यमन से करता है, वो लाल सागर को डिस्टर्ब करता है, जो मेन आप देखते हो, जो मेन रूट है ट्रेड का, और वो अमेरिका को शत्रु बना है। वह इजराइल पर मिसाइल छोड़ता है। हिजबुल्लाह इजराइल पर मिसाइल छोड़ा। हमास इजराइल के अगेंस्ट में है। तो अब हमास देख रहा है कि भाई चारों तरफ खुशियां हैं, इजराइल को मान्यता मिलती ही जा रही है अब्राहम एकॉर्ड से। सारे अरब शेखडम हैं वो अब इजराइल की तरफ झुके हुए हैं, ईरान के शत्रु बने हुए हैं, और ईरान से हमास को समर्थन मिलता था। और फिर वो देख रहा है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अब फिलिस्तीनियों के कौज को पूरी दुनिया भूल चुकी है। तो एक बार याद दिला देते हैं, और 7 अक्टूबर को उसी क्रम में उसने हमला कर दिया इजराइल, जो एक आतंकी हमला था, और निर्दोष यहूदियों को निशाना बनाया, जो निंदनीय काम है। लेकिन अब इस पूरे कंटेक्स्ट में इस चीज को आप देखिए, अब जब निशाना बनाया तो अब लोगों का कहना है कि इसमें ईरान का कहीं ना कहीं हाथ था, ईरान ने उसको भड़काया। क्योंकि ईरान चाहता था कि अब फिलिस्तीनियों का नेतृत्व हम अपने हाथ में ले, और अरब क्षेत्र का नेता हम बन जाए। और बदले में इजराइल ने वहां पर जब हमला किया, और जब उग्र दमन जब फिलिस्तीनियों का शुरू हुआ, तो बाकी अरब देश तो निंदा कर रहे थे। अब्राहम एकॉर्ड भी एक तरह से खटाई में पड़ गया, लेकिन खुलकर कोई नहीं आ रहा था फिलिस्तीनियों के पक्ष में। तब ईरान हमास के पक्ष में खड़ा हो गया, और ईरान के पास, क्योंकि ईरान तो अब ईरान इराक वॉर के बाद तो ईरान को लग गया कि हमारा तो अब यहाँ पर कोई समर्थक समूह है नहीं, तो उसने अपने प्रॉक्सी खड़ा कर लिया। अब उसने अपने प्रॉक्सी को टाइट कर दिया। एक मिसाइल लेबनान से दागना शुरू हुआ, एक यमन से हाउथी ने दागना शुरू कर दिया, एक हमास तो बार बार वहां से फुलझड़ी छोड़ ही रहे थे, और एक वहां से अमेरिकी अड्डे को निशाना बना किया हर्षद अल सावी, वो इराक और सीरिया से मिसाइल दागने शुरू कर दिए। तो चारों तरफ से ईरान के प्रॉक्सी ने मिसाइल दागने शुरू कर दिए। अप्रैल में भी ईरान ने तो, और जब, लेकिन वो भी मानने वाला नहीं था इजराइल, उसने भी ईरान के एक राजनयिक को निशाना बना दिया। इस पर क्रुद्ध होकर पहला हमला ईरान ने पहला आप कह सकते हैं मिसाइलों की बौछार अप्रैल में की थी। उस समय इजराइल बहुत ज्यादा इस बात की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। लेकिन अब इजराइल का एग्रेसिव पॉलिसी, जो बेन्यामिन नेतन्याहू है, उसकी सरकार का भविष्य टिका हुआ था, क्योंकि वो वैसे भी कंजर्वेटिव पार्टी का है, और उसने अपनी जनता को यह विश्वास दिलाया हुआ था कि हमारी सरकार आपकी पूरी हिफाजत करेगी। और जो हमास का काम 7 अक्टूबर को हुआ, उसमें उसका इमेज और सरकार का भविष्य दोनों खतरे में पड़ गया। तो उसने एक अनलिमिटेड वॉर शुरू कर दिया, और वही अनलिमिटेड वॉर की उपज देख रहे हैं। संयुक्त अमेरिका भी इतने एग्रेसिव पॉलिसी के पक्ष में नहीं था। 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके, लेकिन यूएसए उसको रोकना चाह रहा था, लेकिन यूएसए से वो नहीं रुक रहा था। और यूएसए कभी भी इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकता,
क्योंकि उसका खुद का यहूदी लॉबी का उस पर बहुत ज़्यादा दबाव है। जो बाइडेन भी कहीं ना कहीं उसे डिफेंस करने की कोशिश कर रहा, और तब इजराइल ने चौंका दिया पूरी दुनिया को, क्योंकि हमास का जो मेन लीडर है, उस मेन लीडर को ही, उसका जो मुखिया था हमास का, वो हमास के मुखिया को ही निशाना बना दिया पहले। और उसने जब हानिया की हत्या जब तेहरान में कर दी, इस्माइल हानिया जो उसका हेड था, तो ईरान के लिए खुली चुनौती थी। और फिर 27 सितंबर को जब उसने हिजबुल्लाह पर जो एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई और हिजबुल्लाह पर जब उसने मिसाइल छोड़ने शुरू कर दिए, तो उसके खुफिया तंत्र में इतना घुस गया हिजबुल्लाह का कि आपने अभी सुना होगा पेजर अटैक, पेजर ब्लास्ट हुआ, फिर वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ। और तब उसने हिजबुल्लाह का जो चीफ है, तो हिजबुल्लाह के चीफ को ही डायरेक्ट उसने निशाना बना दिया। और आप समझ सकते हैं कि जब खासकर जब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का जब स्पॉट डेथ हुआ, तो हसन नसरल्लाह के डेथ ने एक तरह से चारों तरफ लोगों को चौंका दिया कि इजराइल के पास कितनी क्षमता, कितनी शक्ति है। और ऐसा लगा कि हिजबुल्लाह की कमर टूट गई। लेकिन हिजबुल्लाह के पास 40,000 ट्रेन वॉलेंटियर्स हैं। और हसन नसरल्लाह के डेथ के बाद भी उसके पास सेकेंड लाइन ऑफ और थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप है। तो इतना कहना तो मुश्किल है कि उसने उसको दबा दिया। और फिर ईरान ने जो 1 अक्टूबर को अचानक से इजराइल पे 185 मिसाइल दागे, वह ईरान ने दिखा दिया कि हम प्रॉक्सी के साथ हम भी खड़े हैं। तो अब यहाँ पर डर यह है कि अभी, और इजराइल ने कहा कि दैट विल बी रिवेंज्ड, इसका बदला लिया जाएगा। तो ईरान का मिसाइल दागना इजराइल के ऊपर, इजराइल को बदले की भावना की बात करना, इजराइल का लेबनान पर हमला करना, हिजबुल्लाह को निशाना बनाना। अब तक तो मिसाइल दागे थे, अब उसने ग्राउंड वॉर शुरू कर दिया। और ग्राउंड वॉर में उसने अब सीधा इजराइल की सेना भेज दी, क्योंकि उसका मानना है कि जो नॉर्दर्न इजराइल है उसके 1 लाख नागरिकों को बेघर कर दिया है हिजबुल्लाह ने। और जब तक हम हिजबुल्लाह की कमर नहीं तोड़ेंगे, तब तक वो हम अपने नागरिक को फिर दोबारा रिस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। उसका अलग आर्गुमेंट है। वो हमास, वो यूएनओ तक में जाकर एक तरह से चुनौती देकर आया कि वो युद्ध नहीं बंद करेगा जब तक कि वो पूरी तरह से उसको टोटली उसको हमास को हरा नहीं देता। अब स्थिति बिगड़ रही है। चाइना, रशिया भी इंटरेस्ट ले रहा है। संयुक्त अमेरिका ने भी अपने कम से कम वहाँ पर 60,000 सैनिक रखे हुए हैं, और उसके पास भी एक बहुत बड़ी वॉर मशीनरी है। इसलिए ईरान अब तक चुप था, लेकिन अब ईरान ने जिस तरह से इजराइल को चुनौती दी है, तो ये वॉर एस्केलेट कर सकता है। यहाँ भी कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की याद आ जाती है। इसी तरह से सीरिया रूस का प्रॉक्सी था, और ऑस्ट्रिया, जर्मनी ऑस्ट्रिया का पक्षधर था। और जब सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की थी, तो फिर जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को पनिशमेंट देना चाहा और जर्मनी ने जब ऑस्ट्रिया को साथ देने की बात की, तो रूस सर्बिया की ओर से खड़ा हो गया। और यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना था। हालांकि अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ तो नहीं हो सकती, क्योंकि अब परमाणु हथियार है और इतने मारक हथियार है कि ये बैलेंस ऑफ टेरर पैदा कर रहा है। एक दूसरे से एक सीमा के बाद युद्ध को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण नेटो यूक्रेन वर्सेस रूस का विवाद आप देख रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं लगता कि कोई वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा, लेकिन यह वॉर अब ईरान और इजराइल तक ही सीमित रहेगा। इसमें थोड़ी संभावना बनी हुई है। देखिए, वॉर का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतनी जल्दी पक्ष बदल जाते हैं, इतने नए नए कंटेंडर खड़े हो जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी किसी ने नहीं सोचा था यह वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। हालांकि वर्ल्ड वॉर जैसी चीज तो अब अगर हुई तो कंप्लीट ही डिवास्टेशन हो जाएगा, वो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी ये डरने वाली बात है, क्योंकि देखिए इसका एक इकोनॉमिक रिपरकशन दुनिया पर बहुत ज्यादा पड़ने जा रहा है। आप इंडिया को देखिए, इंडिया के लिए ही कितना ज्यादा परेशानी है। 90 लाख कम से कम इंडियंस पूरे गल्फ रीजन में है, जहां से हमें एक बहुत बड़ा रेमिटांसेस की राशि आती है। करीब 18,000 तो इजराइल में है,
5 से 10,000 ईरान में इंडियंस हैं और इजराइल इंडिया का बहुत करीबी है डिफेंस में। वो हर संकट के समय भारत के साथ रहा। जैसे आप देखेंगे जिसमें कारगिल वॉर भी हुआ, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट, और जब रूस अपना हाथ हथियार के मामले में खींच रहा है और जब संयुक्त अमेरिका खुलकर नहीं आता है, इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। तो अब इजराइल से इंडिया ऑब्लाइज एक तरफ से है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान से उसका बृहत्तर हित है। ईरान से बहुत बड़ा हमारा ऑयल का सप्लायर है। फिर ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वो हमें मध्य एशिया तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम है, क्योंकि अफगानिस्तान से तुम्हारी बन नहीं पा रहे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जो टेररिज्म है वहां पर भी ईरान से कहीं ना कहीं भारत अब समर्थन लगाए की उम्मीद लगाए हुए है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टेररिज्म के प्रति ईरान भी कंसर्न है। अफगानिस्तान में इनक्लूसिव गवर्नमेंट हो, उसके प्रति ईरान भी कंसर्न है। तो ईरान भारत का पाकिस्तान के मुद्दे पर, अफगानिस्तान के मुद्दे पर सहमति बन रही है। तो हमारे इतनी स्टेक है ईरान में कि हम ईरान को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे लिए एक है, और शांति की राह निकालने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। उधर आप देखिए कि हमने कितनी इकोनॉमी, कितनी अच्छी योजना थी जो G20 के समय उसकी घोषणा हुई थी, यानी इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, या इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो कितना बड़ा हमारा चैनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बन सकता था। वह चैनल हमारा अब डिसरप्ट हो गया है। इतना ही नहीं, अब देखिए फारस की खाड़ी अवरुद्ध हो जाएगी तो 60% ऑयल उस रास्ते से आती है, और जो यह वॉर छिड़ेगा उसको हाउथी रेबल्स जब एक्टिव हो जाएगा तो वो डिस्टर्ब करेगा लाल सागर को। और अगर वो डिस्टर्ब कर दिया, और आप सोचिए जरा, हम आपको दिखा रहे कि देखिए यहां पर हाउथी बैठा हुआ है, ये लाल सागर वाले को ब्लॉक करेगा, इधर फारस की खाड़ी इस वॉर के बाद ब्लॉक हो जाएगा। तो अब दुनिया के पास रास्ता बचता है कि कंपनियां अपनी जान बचाने के लिए अब वो घूमकर आए अटलांटिक महासागर से होकर केप क्षेत्र से, जो वास्को डिगामा वाला रूट है वो 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। अब देखिए पेट्रोलियम कॉस्टली होगा, प्रोडक्ट कॉस्टली होगा। यहां आप देखिए अगर हाउथी डिस्टर्ब किया, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम होगी। अगर आप रूट बदल के आते हो, इवन देन द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी कॉस्टली। अब देखिए इन्फ्लेशन बढ़े ना, इस कारण से आरबीआई ने क्रेडिट कंट्रोल को रोका हुआ है। उम्मीद की जाती है इस कारण से हमारा जो लोन है वो इतना कॉस्टली हो रहा है कि हमारा जो कमर्शियल क्लास है वो परेशान है। अमेरिका ने अभी फेडरल रिजर्व ने वहां पर उसने क्वांटिटेटिव ईजिंग की है, लेकिन उसको भी इन्फ्लेशन का खतरा था। अब जो ये घटना हो रही, हो सकता है कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो अपना फिर प्रपोजल को वापस लेते हुए क्वांटिटेटिव ईजिंग को रोके ही नहीं बल्कि उसको बढ़ा दे। ऐसा भी संभव है। दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत विकराल रूप ले सकता है, दुनिया की इकोनॉमी फेल कर सकती है। अब आप बताइए कि हम लोगों ने बजट बनाया, हम लोगों ने अपने जीडीपी ग्रोथ के कुछ टारगेट रखे हैं, फिस्कल डेफिसिट को एक लिमिट पर लाने का टारगेट रखे हैं, लेकिन अब जॉन मेनार्ड केन्स की यह बात याद आ रही है कि डोंट टॉक अबाउट फ्यूचर, इन फ्यूचर ऑल आर डेड। कब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदल जाती है और जिस कारण से हमारी इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे मुद्दे थे, हमने यथासंभव उसको सुलझा कर आप तक लाने की कोशिश की प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज में। और मेरा विश्वास है एक बार में अगर वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा उसको रिप्ले करके देख लेना, और इन चीज़ों को समझना कि जो आज का जो वर्तमान है, दिस इज द हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री, दिस इज द लेगेसी ऑफ हिस्ट्री, और प्रेजेंट और पास्ट के बीच हमेशा कम्युनिकेशन होता रहता है। चलिए आज मैं यही रुकता हूँ, अब मैं आऊँगा किसी दूसरे लेक्चर के साथ दूसरे क्लास में। थैंक यू वेरी मच।